गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. How are Yes, you? sir. Yes, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Yes, sir. I'm audible? Yes, sir. You are Yes, audible. sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening to everyone. Good Good evening. evening, sir. Good evening बेटा. Good Good evening, evening. sir. Good evening बच्चा. Good evening. Good evening. स्क्रीन विजिबल है? सर आपकी वॉइस बहुत Yes, ज्यादा sir. धीरे आ रही है। वेट. अभी वॉइस कैसी है अभी? सर Yes, सही आ sir. रही अब क्लियर है. Sir, सर अब voice सही clear है। है. ठीक है. सर आपने प्रीवियस क्लास में फ्रक्टोज क्लास के बारे में कहा था सर्च करने के लिए। दोबारा बोलो बेटा. आवाज क्या बोला आपने? सर आपने प्रीवियस क्लास में फ्रक्टोज, ग्लूकोज और डेस्ट्रोस, सुक्रोज इनके बारे में रिसर्च करने को कहा था। मैंने कहा था कि आप लोग उसको पढ़ना. तो आप लोगों को उससे पता लगा होगा कि कौन कौन मोनोसेकेराइड्स होते हैं, कौन से डाइसेकेराइड होते हैं. Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। सर, आपने आपने जो टास्क दिया था बिल्कुल, मैंने ये टास्क दिया था और सर उसी का कर सारा. लिया। वेरी गुड एवरीवन. यस सर। तो मैं सबसे जैसे पूछना चाहूँ, ग्लूकोज को आप किस में रखोगे, एक मोनोसेकेराइड में या डाइसेकेराइड में? Sir, मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? आपकी वॉइस धीरे आ रही है, थोड़ी लाउड हो जाए तो। मैंने कहा कि आप ग्लूकोज सर को. मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए, कोई भी बताइए, कोई भी एक. सर सर एक बार आप मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन। Monosaccharide. सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। वॉइस धीरे आ रही है क्या? सबको मेरी वॉइस बहुत धीरे आ रही है? सर No, सही आ sir, रही clear है। है sir मेरे end पे तो. बेटा एक बार सही करो, क्योंकि मेरी तरफ से तो सारी चीजें एकदम ओके है. सर थोड़ी और सी लो है बस। थोड़ी सी लो है. मैं माइक को और पास कर सर लेता हूँ. yes, sir. अभी मैंने माइक को और अच्छे से सेट कर दिया है. तो बताइए अभी ठीक है? यस सर अभी ठीक है। अभी ठीक है. ठीक है. तो एक छोटा सा मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, जिससे कि आप लोग डिफरेंशिएट कर सके कि एक ग्लूकोज जो आप यूज करते हो, या सक्रोज आप यूज करते हो, या माल्टोज सपोज आप यूज करते हो, वो किस में आता है? आपका डाइसेकेराइड में आता है, मोनोसेकेराइड में आता है, या फिर किस में आता है? आप सर सभी ने वो वो. डाइसैकेराइड में आता है। कौन Maltose डाइसेकेराइड में आता है? disaccharide. माल्टोज डाइसेकेराइड. Maltose. Maltose. वेरी Maltose सर गुड. maltose. माल्टोज। वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड एवरीवन. आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेट. आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड. आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अमीबा का डायग्राम पढ़ते हैं. अगर जो बच्चे एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं अच्छा है, नहीं लेकर बैठे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा. देखिए. सर एक बार जब मैं फ्रक्टोज पढ़ रही थी तो एक लाइन थी वो मुझे समझ में नहीं आई, आप मुझे एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा बोलो. In fruits it raise no issue because it is accompanied by nutrients and fibers. हम्म, देखो, फ्रूट्स में ये जो फ्रक्टस है आपका, फ्रूट्स में मिलता है, आपने ये पढ़ा? Yes sir. ये आपको शुगर की फॉर्म है एक तरह की, ये आपको प्लांट्स से देखने Yes को sir. मिलता है. फ्रूट, इसको हम दूसरा नाम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं. सिंपल शुगर होता है, Yes बहुत sir. से प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. और जब ये तो यही चीज उसमें बताई गई है सिंपली, कि वो आपका एक तरह का फ्रूट शुगर होता है. सर आपको. फ्रूट में वो कोई इशू नहीं करता लेकिन हम्म, it is accompanied by the जब nutrients and fiber. जब वो किसी, देखो, फ्रूट्स के अंदर नहीं करता, लेकिन जब वो किसी कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको ले रहा है, सपोज आप ही ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में वो जो शुगर है उसको तो पहुंचा रहा है वो, और देन आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो उसके ऊपर एक्शंस करना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको भी शुगर या एक जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है आपकी बॉडी को मिलनी स्टार्ट होती है. क्योंकि वहां पे तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको एज अ यूज नहीं कर रहा वो. आपकी बॉडी जब आप इनटेक करते हो, आप कोई भी फ्रूट खाते हो, तो आपको उससे वो
जो फ्रक्टोस है वो आपको मिल रहा है आपकी बॉडी को, तो आपका एक तरीके से आपकी डाइट में या डाइटरी प्रोडक्ट में बोल सकता हूँ उसको, वो हो गया आपकी डाइट के अंदर वो ऐड हो गया, वो शुगर फ्रुक्टोस जो प्लांट्स के लिए शायद सर न्यूट्रिशन का काम नहीं कर रहा। मतलब कि सर इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है कार्बोहाइड्रेट का। हम्म हम्म ठीक है, ओके फॉर्म सर। तो फॉर्म तो कार्बोहाइड्रेट की है ना, वो आगे जाके शुगर बताया था उस दिन भी। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. जैसे जैसे ग्लूकोज होता है उसी तरह से। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमारा काफी कॉन्सेप्ट जो था वो रह गया था, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके, आपका जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस होता है जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं यूनिसेलुलर्स को लेके, वो आप पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में आप शायद एक बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये एक इरेगुलर शेप अमीबा आपको देखने को मिलता है, दैट इज एन इरेगुलर शेप बॉडी, या इसकी जो बॉडी है उसकी इरेगुलर शेप होती है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये जो अमीबा होता है ये किस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम एक फिगर को देखेंगे और उस फिगर के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उस फूड को इनटेक करती है। जैसे कि ये है, सबसे पहली बात कि जो अमीबा है वो एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। आपने बहुत सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था या हेटरोट्रॉफिक पढ़ा था। हेटरोट्रॉफिक में आपने जो मेजरली स्टेप्स पढ़े थे मैं वापस से नहीं बताऊंगा क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वो 5 बेसिक स्टेप्स जो थे हम लोग उसमें फॉलो करते हैं। हम इस फिगर के थ्रू उसी को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, और ये जो फूड पार्टिकल्स है ये इसके बाहर यहाँ प्रेजेंट है बॉडी के, या जहाँ भी जिस भी एनवायरनमेंट में या जिस भी हैबिटेट के अंदर ये अमीबा प्रेजेंट है वहीं पर ये फूड जो है वो प्रेजेंट है। सवाल अब ये भी बनता है यहाँ पे कि अमीबा आपको कहाँ फाउंड होता है, अमीबा कहाँ देखने को मिल सकता है? सर वाटर में। सर वाटर। वेरी गुड, Water. ठीक है। अमीबा जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको वाटर बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। वाटर बॉडी तो कई तरह की होती है, किस तरह के वाटर में देखने को मिलेगा? सर वो वाटर जो बहुत टाइम से इकट्ठा है एक ही जगह पे। Sir, stagnant water. सर स्टैगनेंट। स्टैग्नेंट वाटर, हम जैसे प्रोटोजोआंस को हम बोलते हैं कई बार कि वो एक स्टैग्नेंट वाटर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो वाटर हम ले लेते हैं, वो स्टैग्नेंट वाटर जो है वो कैसा भी हो सकता है, तो वहाँ स्टैग्नेंट वाटर के अंदर आपको ये अमीबा जो है वो देखने को मिलता है। अब इसकी बॉडी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको इसकी बॉडी में एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, आपको इसकी बॉडी में एक फूड वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। वो फूड वैक्यूल जो एक एंजाइमिनल रिएक्शन करेंगे, और उन एंजाइमिनल रिएक्शन के बाद जो भी ये फूड इनटेक करेगा उससे न्यूट्रिशन निकालेंगे। अब इस अमीबा के पास, इस इरेगुलर बॉडी के पास आपके कोई भी माउथ नहीं होता है, इसके पास माउथ प्रेजेंट नहीं है। जिस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास माउथ होता है, यहाँ इसके पास माउथ प्रेजेंट नहीं है, तो एक आर्टिफिशियल वे में फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है। इंगल्फ कर देगा सर। दैट इज कॉल्ड द स्यूडोपोडिया। बच्चों स्यूडो का मतलब होता है False बायोलॉजी में फॉल्स, और पोडिया जो बनाता है, पोडिया बनाता है आपका ये एक फीड। तो एक फॉल्स फीड बनाता है जिससे क्या करता है, यहाँ पर ये अपने फूड को आपको एंगल्फ करता हुआ दिख जाएगा। इस फिगर में आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, दिस अमीबा इज एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये अपने इस फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर रहा है। इंगल्फ करना है सर। तो अब एंगल्फ करने पे क्या होगा, दैट मीन्स कि यहाँ से अब आप देखेंगे कि इसने एंगल्फ कर लिया, यहाँ से फूड पार्टिकल जो था ये इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर यानी मैं पहली प्रोसेस मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये इन प्रोसेसेस के अंदर फूड को इंजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू इंजेस्टिंग द फूड। तो आपने उस प्रोसेस में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम इंजेशन, यानी कि सर इंजेस्टेड मीनिंग? इंजेशन मतलब फूड को इनटेक ओके करना। ओके सर। इंजेशन मीन्स होता है, सर आपने बोलना कि अमीबा इंजेस्टेड कर रहा है। इंजेस्ट कर रहा है, मैंने कहा इंजेस्ट कर रहा है, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। अब यहाँ जैसे, अच्छा मेरा एक सवाल सभी से, यहाँ से फूड जो है वो अंदर चला गया, अमीबा के पास माउथ नहीं है, अमीबा के पास ऐसा क्या है? देखो बच्चों, एक सवाल, एक नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपकी, यहाँ ये जो फूड है
ये भी तो हो सकता था कि मान लीजिए ये एक आपका अमीबा है, यहाँ ये फूड पार्टिकल है, और यहाँ ये फूड पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ अगर कुछ और होता, तो अमीबा कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक फूड है और ये उसका फूड नहीं है। मान लीजिए ये फूड पार्टिकल नहीं है लेकिन ये फूड है, ये आइडेंटिफाई कैसे करता है? कोई सर बताएगा? कुछ एंजाइम्स होंगे आई थिंक। एंजाइम्स तो बॉडी के अंदर मिलते हैं, एंजाइम्स बॉडी के बाहर कब से आने लगे? सर अपने सेल मेम्ब्रेन की मदद से। सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या है? सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बॉडी के बाहर काम करेगी, बॉडी के अंदर करेगी? सर सर मतलब अंदर वो काम करेगी। बाहर उसको करेगी। अलाउ नहीं करने देगी ना एंटर करने के लिए। सर आप सर क्या कह रहे हो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी तो वो उसको अलाउ नहीं करेगी जो फूड अच्छा, पार्टिकल नहीं है, तो उससे वो आइडेंटिफाई कर तो सकता है मतलब कि मेम्ब्रेन जो है वो बाहर से ही पहचान लेगी। जो सर आपका मेम्ब्रेन क्वेश्चन क्या है? यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ अमीबा आइडेंटिफाई कि वेदर इज इट फूड और नॉट? हाउ अमीबा आइडेंटिफाई वेदर इट इज फूड और नॉट? तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में कई ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो हैं इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ ओके बॉडी सर। में कई रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि अदर इट इज फूड और नॉट। सर रिसेप्टर्स मतलब सर रिसेप्टर भी है। रिसेप्टर्स आसान भाषा में समझिए कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कई केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं इस सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ये तो सोचिए ना बच्चों, खुद सोचिए कि ऐसे तो कुछ भी इनटेक कर सकता है और ऐसे तो कुछ भी नहीं भी ले सकता है। तो कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म ऐसी होती होगी। आप इनको बहुत हायर क्लासेस में, आप कभी ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इन चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना ही, इन पूरी मैकेनिज्म के बारे में भी स्टडी करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको यहाँ ये हिंट देना चाह रहा हूँ कि यहाँ कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रिसेप्टर सेल्स या कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स आप उनको कह सकते हो, जो एक उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि भाई ये एक फूड है या नहीं है। ये तो सोचिए सर ऐसे तो मतलब फूड मिलेगा। सर मतलब अमीबा भी वैसे ही लेता है जैसे हमारा इंसुलिन वर्क करता है, उनके लिए फूड काम करता है, उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं बाहर उसकी सेमी। जैसे आपकी बॉडी में भी कई मैकेनिज्म्स होते हैं ना बॉडी के अंदर। यस सर। सर इंसुलिन जैसे ना है बेटा? सर इंसुलिन नहीं, इंसुलिन नहीं, जैसे इंसुलिन तो एक हार्मोन हो गया, वो तो रिलीज हो रहा है जैसे आपकी बॉडी के अंदर। यस सर। तो जैसे कई मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई एंजाइम है, आप लोगों ने एंजाइम पढ़े और आज पढ़ेंगे भी एंजाइम। जैसे सपोज कोई एंजाइम है कि वो प्रोटीन के ऊपर वर्क कर रहा है, सर प्रोकार्बोक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल, है ना। जैसे कोई आपका फैट के लिए एंजाइम हो गया, ठीक है, कोई आपका कार्ब के लिए एंजाइम हो गया, तो अपने आप वो मैकेनिज्म जो है वो चल रहा है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी सिंपल भाषा में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब उनकी हेल्प से इसने पहचान लिया कि ये फूड है, तो इंजेक्शन की प्रोसेस हुई। अब इंजेक्शन के बाद क्या होगा, ये जो वैक्यूल्स होंगे, जो आपके फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये फूड वैक्यूल्स इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। अटैक इन द सेंस कि ये अपने एंजाइमिनल रिएक्शन शो करेंगे। ये कई एंजाइम्स रिलीज करते हैं और ये एंजाइम जो है इस फूड को ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करेंगे। दैट मींस सिंपली जैसे हमारे मुंह में जो जैसे हमारे आपके माउथ में में स्लेवरी एमाइलेज होता है, अमाइलेज होता है, ठीक है, जैसे आपके माउथ में हो गया वो, ये लेकिन यहाँ अमीबा पे के भी फूड वैक्यूल में होता है, मतलब कोई फूड एंजाइम्स। हाँ बेटा, ये नहीं, जो इन्होंने नाम बोला वो तो ह्यूमंस में होता है। यहाँ पे सेलेब्री एमाइलेज नहीं होता, यहाँ पे Yes, दूसरे यहाँ एंजाइम्स तो नहीं होते हैं। होता था। यहाँ नहीं होता वो, यहाँ दूसरे एंजाइम्स होते हैं। तो और यहाँ ये इस फूड को सिंपल और बनाने में अपना रोल प्ले करता है। तो जो भी न्यूट्रिशन इससे मिल सकते हैं फूड से, इसको भी क्या चाहिए बच्चों, इसको भी तो न्यूट्रिशन ही चाहिए, तभी तो वो सर्वाइव कर Yes, पाएगा sir. लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, देन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेप होता है आपका डाइजेशन की प्रोसेस का, वो होता है। नंबर थर्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर थर्ड में अब प्रोसेसिंग होगी कौन सी, एब्जॉर्प्शन की। जैसे उन्होंने अपना रोल प्ले किया तो रोल प्ले करने पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेसिंग होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद आप देखते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स निकले, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस निकले, न्यूट्रिएंट जितने भी निकले, वो अमीबा की बॉडी में
यहाँ से निकलने स्टार्ट हो गए। अब जैसे ही ये निकले, ये निकलते निकलते क्या होगा, इस यूनिसेल्युलर की बॉडी में जाना स्टार्ट कर देंगे। जहां जहां जाना जा सकते हैं, जहां जहां फैल सकते हैं फैलेंगे, इन द सेंस कि ये न्यूट्रिएंट जो भी इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से आएंगे वो अमीबा जो है इनको कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा इजीली। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन करना। अब फूड का जो भी इसके जो न्यूट्रिशन निकले हैं उन न्यूट्रिशन को ये यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको एक काम करना है, जब भी आप ये वाला फिगर बनाएंगे, आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ 4 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, शायद वहां पे डिटेल में ना हो। यस अगर बच्चों में बोर्ड्स की बात Yes, करूं sir. तो बोर्ड में कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, ध्यान रखिएगा। जब भी या तो डायग्रामेटिकली आता है, और आपके स्कूल्स में जब भी एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर भी कम से कम मिनिमम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सर पूरा डायग्राम बनाना होता है? बेटा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, या तो डायग्रामेटिकली पूछेगा या फिर स्टेप्स पूछेगा कि वहां पे क्या क्या हुआ। हाँ, एक चीज Okay, और, sir. जैसे यहाँ पे ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, इनटेक करना, ये एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है, आप लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, तो ये Yes, sir. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपको ये प्रोसेसिंग जो है देखने को मिलती है। सर कौन सी प्रोसेस? बेटा ये जब इनटेक कर रहा है ना इसको, फूड को, यस सर। वो वाली, मतलब अगर बाहर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसेंट्रेशन, बिल्कुल, अंदर तो लोअर सर ही है ना। ये सर किस चीज की कंपैरिजन में हम यहाँ पे हाई और लो की बात कर रहे हैं? बेटा बाहर में जैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड है, उसने कुछ लिमिटेड अमाउंट में फूड को इनटेक किया, तो वो लोअर कंसंट्रेशन में लेके जा रहा है। उसका हैबिटेट तो अमीबा से बड़ा ही होगा ना, जिस स्टैग्नेंट वाटर के अंदर है वहां तो चीजें ज्यादा ही होंगी ना एज कंपेयर टू इनर साइड ऑफ द अमीबा बॉडी, ठीक है। ओके सर। ओके, तो एक चीज ये हुई। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जब भी आप ये वाली फिगर बनाएंगे, जब भी आप नंबर 4 स्टेप बनाएंगे जिसको आप एसिमिलेशन बोल रहे हो, तो ऐसे में अमीबा को आप थोड़ा सा ग्रो करता हुआ दिखाएंगे। ग्रो इन द सेंस कि आप इसके कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे बना, यस सर। ठीक है। तो हम सिंपली ये बता सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिर दो चीजों को, कि यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ और यहाँ पे जैसे ही उसकी सेल तक पहुंचा, उसकी बॉडी में पहुंचा ये न्यूट्रिएंट, तो अमीबा ने ग्रो किया। तो ये चीज आप इसको इस तरह से अगर लेवल करेंगे तो आपको भी समझ आएगा अच्छे से, और जो चेकर होंगे उनको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब इसी तरह से सर वैक्यूल में जाके सर फूड डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जो अमीबा वैक्यूल्स बेटा एंजाइम रिलीज करेगा, वो फूड वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल भी कई तरह के होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड वैक्यूल के बारे में। सर 50 स्टेप में सर सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन पूरा होने दो पहले। हाँ पूछो बेटा पूछो। सर एंजाइम्स मतलब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा? हाँ, फूड डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी बेटा। एंजाइम्स का काम ही है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक डाउन करना। सर एंजाइम्स होते क्या है, मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? एंजाइम्स मैंने शुरुआत में बताया था कि एंजाइम्स एक तरह से जो होते हैं आपकी बॉडी में या लिविंग की बॉडी में, एंजाइम जो होते हैं वो एक बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। यस सर, रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए। मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन को कई मल्टीपल टाइम्स जो है वो फास्ट कर देते हैं। बोलो बच्चों, बताया था नहीं बताया था? यस सर बताया था। मैंने बताया था आपको कि अगर एंजाइम्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी। नहीं हो जाएगी? सर ये तो उनके फंक्शन हुए ना, बट सर मतलब मैं इनकी फॉर्मेशन पूछ रही हूँ कि एंजाइम होते आपके एक तरह से आपके प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आप प्रॉपर एंजाइम की प्रोसेसिंग कैसी होती है और आपके एंजाइम बनते कैसे हैं, सारी चीजें आप पढ़ोगे। ओके सर हार्मोन्स तो मैसेंजर की तरह होते हैं ना? हाँ क्या बेटा? सर हार्मोन सर हाँ, हार्मोन मैसेंजर की तरह होते हैं। हार्मोन सर 50 होते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट का फर्स्ट वाला डायग्राम है, अभी मुझे आप एक मिनट रुको, पहले आप एंजाइम वाली बात पूरी कर लो, पहले एक बात पूरी किया करो, देन नेक्स्ट पूछा करो। एंजाइम आपके हार्मोन होते हैं जो एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, और इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम लोग बायो कैटलिस्ट का नाम भी देते हैं। सर कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी केमिकल ब्रेक डाउन करना या स्लो करे, बट सर बायोलॉजिकल का मतलब जो लिविंग प्रोसेसेस। बॉडी
बिल्कुल। आर लिविंग बॉडीज। ओके सर। और सर जो बच्चे हार्मोन्स, हॉर्मोन्स, हाँ हाँ हार्मोन्स, सर हार्मोन्स क्या होते हैं? अभी एक बात बताइए, क्या हार्मोन्स का रोल है यहाँ पे कोई? नंबर एक बात। नो सर। सर अभी किसी नहीं ने है। बोला था ना कि हार्मोन्स भी एंजाइम्स की तरह होते हैं। नो, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस जो कि डायरेक्टली जाके ब्लड में पाउड हो जाते हैं। ये आपके कहीं ब्लड में ओके पाउड सर। होते हुए दिख रहे हैं आपको? एंजाइम आपको ब्लड में मिलते हुए दिख रहे हैं कहीं अभी? नहीं। नो सर। सर मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि हार्मोन्स जो है मैसेंजर्स की तरह होते हैं, पर उनका ये नहीं हाँ, बताते वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बस वो वो मैसेंज किया फिर कहाँ चलेगा। वो ब्लड में मिल जाते हैं बेटा। ओके सर। सर सर अमीबा की सर कोई मतलब दूसरी सर स्पेलिंग भी फिफ्थ सर फिफ्थ स्टेप में वापस सर छोटा दिखा देना है। हाँ, छोटा इन द सेंस कि ग्रो वाले साइज से थोड़ा सा छोटा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको माइक्रो बना देना, ऐसा मत कर देना, ठीक है? ऐसा नहीं करना ओके सिर्फ। सर। हाँ, आप सिर्फ उसको थोड़ा सा ग्रो वाले साइज से छोटा, ये सिर्फ एक ना चालाकी होती है कि जो चेकर होंगे, आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम दोगे तो वहां पे मार्क्स कैसे अच्छे ऑब्टेन किए जाए कि कोई भी हमारा 0.5% मार्क्स 0.5 मार्क्स भी ना कट कर पाए। खैर, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, मैं आपको बताता रहूंगा। तो एक ग्रो सर करता मेरा हुआ आप कोई दिखाएंगे। प्रश्न था अब लास्ट में कि क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट बेटा, लास्ट में क्या होगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ इसका बचेगा, अब यहाँ पे किसी भी बॉडी पार्ट से जो होगा वो यहाँ से वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, ठीक है? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। पूछो बेटा। सर जो इजेशन में होगा वहाँ पे हम दोबारा से 4 से 5 वाले स्टेप में हम उसको दोबारा से अमीबा को थोड़ा छोटा दिखाएंगे। वही जो आपने अभी फिफ्थ इन्होंने स्टेप पूछा, पे बोला था। ओके सर। वही एंड सर वही जो पूछा। हमारा हाँ बेटा पूछो। जो सर फिफ्थ हमारे स्टेप बता सेकंड दो। वाली चीज है उसमें मुझे पूछनी थी कि जो सेकंड वाले पार्ट में जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे भी वैक्यूल में है तो वहाँ पे भी एंजाइम्स मतलब कि थोड़े रिलीज होना तो वहीं पे स्टार्ट हो जाता होगा ना? यहाँ पे बेटा, यहाँ पे नहीं सर, इससे नेक्स्ट फिगर में। ये वाली, यस सर। अभी तो फूड बॉडी के अंदर गया नहीं है बच्चे, अभी तो फूड एंगल्फ हुआ है। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि ओके एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, यानी फूड पार्टिकल को अभी घेरा जा रहा है, ठीक है? ओके सर। एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, राइट? चलिए, अभी कोई कुछ सर क्वेश्चन एक बार पूछो बेटा। फिफ्थ स्टेप बता दो। फिफ्थ फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे? फिफ्थ स्टेप में अब जितना भी देखो, जिस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट रिमूव करता है, उसी तरह से ये सिंगल सेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव आउट करेगा, वेस्ट को बाहर निकालेगा, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इजेशन का। सर हाँ जी। सर आपने फर्स्ट स्टेप में ये फूड को ये ट्यूब पर क्या लिखा है? ये दिस वन, यस सर। रिसेप्टर्स। मैंने कहा, सवाल मेरा यहाँ पे, आप लोग ना पता है रफ नोट्स तैयार करते रहा करो, पढ़ते हुए ना रफ चीजें लिखते रहा करो, कोई भी जो मैं बोल रहा हूँ रफली लिख लिया करो उसको, जिससे कि यस अगर सर लिखते हैं। बाद में अगर आपको कुछ पूछना हो तो कम से कम पूछ सकते हो। ये मैंने लिखा रिसेप्टर। मैंने कहा कि एक सवाल ऐड किया था मैंने यहाँ पे कि अमीबा को पता कैसे चलता है कि यार फूड है या नहीं है? हालांकि ये कॉन्सेप्ट आप, हाँ, तो कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्किन में, इसकी बॉडी पे, जिससे कि ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि वेदर इज इट सर केमिकल सिग्नल्स। नॉट केमिकल सिग्नल्स बेटा, केमिकल सिग्नल्स तो बाद में मिलेंगे। रिसेप्टर्स एक स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, हमारी बॉडी में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या आप लोग ये जानते हैं? ओके सर। क्या आप लोग Yes, जानते हैं sir. कि हमारी बॉडी में भी Yes, रिसेप्टर sir. प्रेजेंट होते हैं? जैसे आपको पता लगता है कि गर्मी लग गई तो यार चलो एसी चला लेते हैं, यार ठंड सर लग गई हीट तो चलो रिसेप्टर्स। कपड़े पहन सर लेते हैं। स्टिमुलाई। स्टिमुलाई यानी कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सर नर्व सेल्स। नर्व सेल, लेकिन इस बेचारे के पास वो नर्व सेल एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ उसी तरह की सेल्स मानिए कि कुछ वैसी सेल्स होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सिंगल सेल है, सिंगल सेल। सर क्योंकि ये तो एक सिंगल सेल होता है ना, अगर बहुत सारे सेल यूज होते तो ये टिश्यू कहलाता, जो कि नहीं होता कोई भी। जबकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? सर जो अमीबा के अंदर डाइजेशन हो रहा है वो 50 स्टेप्स में होगा ना? अमीबा के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो भी 50 स्टेप्स में ही होता है ना? वैसे हम हाँ, मेन फाइव स्टेप, क्योंकि ये एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है? सूडोपोडिया के एक बार जरा आप डिफाइन बताइए। हाँ जी, स्यूडोपोडिया इज नथिंग मच बट इट्स जस्ट सिंपल एक फॉल्स फीट बनाना। ऐसा फॉल्स फीट क्यों बन रहा है? स्यूडोपोडिया भी कई तरह के होते हैं, आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन आप यहाँ पे जो सिर्फ देख रहे हैं आप ये कि एक फॉल्स फीट
बना रहा है। पॉडिया कई तरह के बनाते हैं ये अमीबा की, अलग अलग आप हायर क्लासेस में जब फाइलम पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली इन अ सिंपल कि यहाँ पे स्यूडोपोडिया का मतलब है कि फूड को एंगल्फ करने के लिए, फॉर द एंगल्फिंग ऑफ फूड अमीबा creating a pseudopodia which is a false feet. With the help of pseudopodia amoeba engulfing their food particles. All right? सर एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि Yes. मतलब कि हमने उन 50 स्टेप्स को इन 5 स्टेप्स में किया हुआ है, बांटा हुआ है। कौन से 50 स्टेप्स को? सर आपने कहा ना अमीबा 50 स्टेप्स में डाइजेशन कंप्लीट करता है। मैंने कब कहा? मैंने कहा सर, कि 5 स्टेप्स फॉलो करता है। मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है ये? 5 सर अभी स्टेप्स। बीच में फिर पता नहीं आवाज आई थी तो मुझे लगा नहीं, आपने कहा होगा। आपने गलत सुना है। 5 स्टेप्स यानी कि जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये किसको शो कर रहा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। बात स्टार्ट ही यहाँ से की थी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बेटा। चलिए, तो ये तो बात हुई किसकी? अमीबा की। ठीक है, आगे जो एक कॉम्प्लेक्स आता है यहाँ पे, सब लोग स्लाइड देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, यस सर। चलिए एक क्वेश्चन सबके लिए, बहुत छोटा सा है और हमें बहुत है। जल्दी हो जाएगा। सर क्या नहीं? आंसर कृष्णा नहीं बताएगा, शगुन नहीं बताएगी और शिवम नहीं बताएगा। कोई ऐसी आवाजें जो मुझे अभी तक सुनाई नहीं दी है वो बताएंगे। आप लोग नाम पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की आवाज सुनना चाहूंगा मैं जिनकी आवाज मुझे अभी तक नहीं आई है, जिनकी आवाज मुझे अभी तक कम सुनाई दी है, कि वो पार्टिसिपेट भी करें। उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं ताकि वो जवाब दें और वो बच्चे जानते हैं कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। सर क्या नाम? नारायण। नारायण, ये नाम मैंने पहली बार सुना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी आवाजें आनी चाहिए और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे गलती करो यार लेकिन पार्टिसिपेट करो। मैं बताऊं? मनोज। आपका नाम? मनोज। मनोज की भी सुनिए मैंने आवाज। मनोज भी क्वेश्चन पूछते हैं, मनोज की भी सुनिए। नारायण बताइए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन। Sir, autotrophic nutrition just prepare their food by the process of photosynthesis, where the heterotrophic nutrition organism take the food prepared by the autotrophic nutrition. So basically, Narayan, we can say that the heterotrophs are dependent on autotrophs. Yes, sir. Directly or indirectly. And directly, है ना? Narayan, tell me the carbon sources of both of these kind of organisms. Both of these type of organism. What are their carbon sources to obtain their food? What are their carbon sources for making their food? Narayan. सर क्या नहीं? Generally CO2. Generally CO2. Narayan said generally CO2 in which? Sir, in plants. In plants, in autotrophs. Very good. Autotrophs, yes, sir. Autotrophs में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वहां पे हो गया। और हेटेरोट्रॉफ्स दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक जो है वो कार्बन सोर्स हो गया। ठीक है, चलिए गुड। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? सो वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स? अर्णव, बहुत दिनों से अर्णव की आवाज नहीं सुनी, बताइए अर्णव। यस सर। सर जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से ही अपने रॉ मटेरियल्स लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपने स्टोमेटा से, वाटर एंड मिनरल्स अपने सर रूट से, और क्लोरोफिल उन्हें उनके लीव्स में होता है, और सनलाइट वो सन से लेते हैं। सन से लेते हैं, करेक्ट। चलिए कोई और इसमें कुछ और पॉइंट बचा ही नहीं है खैर ऐड करने के लिए? सर इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर से लेता है सर, आपने बताया था। हाँ, वो प्रोसेसिंग फिर आगे हो गई। वो भी कह सकते हैं, वो फिर रिलीज आउट करते हैं वहां से ऑक्सीजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? वेरी सिंपल। कोई ऐसा कोई कृष्णा रुको, कोई ऐसा कैंडिडेट जिनकी आवाज मैंने नहीं सुनी? जैसे मैंने नारायण पहली बार नाम सुना, नारायण कैंडिडेट का। और कोई और लर्नर जो अभी तक नहीं बोले हैं? बोलो, मैं चाहता हूँ बोले आप लोग, बताइए। मानस। मानस, ये भी नाम है, देखिए मानस। आइए सामने निकल कर आइए, बताइए मानस, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? The end products are glucose and oxygen. ऑक्सीजन, ओके।
जस्ट सिंपल ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। सेकेंड है वाटर भी तो वाटर भी हम वाटर बिल्कुल। लेकिन वाटर सर मैम ने बोला था कि वो बड़े होते हैं मतलब थोड़ा 11th-12th आता तो उनको छोड़ देते हैं, इसलिए सर मैंने अच्छे से वॉइस क्रैक हो रही है वॉइस सर, वॉइस क्रैक हो रही है। तो मानस वाटर लिखेंगे एंड प्रोडक्ट्स में। वाटर लिख भी सकते हो। वाटर हालांकि हम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जब हम बोलते हैं तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो है वहां से रिलीज आउट होते हैं। सर वेपर से निकलते हैं ट्रांसपिरेशन में प्रोडक्ट। हाँ, सर वेपर्स निकलते एटीपी सर और इसमें तो एनएडीपीएस हम दोनों ग्लूकोज में ही आ जाएंगे। हैं। किसमें बेटा? एटीपी और एनएडीपीएस दोनों वो ग्लूकोज में ही आ जाएंगे। हाँ, हम उसको बोल सकते हैं। एक्चुअली वो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जो आगे हो रहे हैं। लाइट रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने? यस सर। वो आगे यस सर। हम सिंपली अगर मान लीजिए आपके सर बोर्ड्स वो में तो आगे ग्लूकोज के एल्फी बनेंगे। वो बेटा फिर तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन आ गया वो। यस सर। सर आपने पूछा था कि सिंपल ऑक्सीजन और सिंपल वाटर रिलीज होता है ना? ठीक है। सर मेरा ग्लूकोज फिर बाद क्वेश्चन में ये जाके था स्टार्च कि की फॉर्म सर में स्टोर हो जाता है। वो स्टोर हो जाता है फिर तो आगे मेरा प्रोसेसिंग चलती क्वेश्चन रहेगी ये बच्चों। था कि एटीपी और एनएडीपी दोनों ग्लूकोज के अंडर ही आते हैं ना। बेटा बन तो वो उसी मॉलिक्यूल से रहे ना जो एनर्जी प्रोडक्ट सर आपके उससे बन रहे बनते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं आते। उसके। हाँ, पूरी बात सुनो। तो प्रोडक्ट वो उसी के हैं लेकिन अब तो वो टूट गया ना, अब तो उसका ब्रेकडाउन हो गया तो वो बचा कहाँ? ओके सर। ठीक सर है। मेरा वो जो आपने पूछा था ना कि क्या हमारा ये ऑक्सीजन और वाटर सिंपल होता है, तो इसका आंसर एक बार आप बता दीजिए। किसका बेटा? सर जो अभी बोला था कि सिंपल होते हैं क्या वो वाटर और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में? सिंपल इन द सेंस, सिंपल से मैं समझा नहीं कुछ। सर कि आई थिंक आपने बोला था कि जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा ऑक्सीजन और वाटर वो सिंपल फॉर्म में होते हैं क्या? सिंपल फॉर्म कैसी होती है? वो तो डायरेक्टली जो ब्रेकडाउन वाटर तो आप रिएक्टेंट साइड पढ़ते हो ना। वाटर तो एक ये तरीके से रिएक्टेंट है। कार्बन सर डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट लेकिन है। एनसीईआरटी में वाटर को प्रोडक्ट की साइड पे भी लिखा हुआ है। वो वाटर वेपर जब निकलते हैं ना ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में, यस सर। वो उन्होंने उसको भी ऐड किया हुआ है वहां पे। तो जब आप ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूज होता है, लेकिन बाकी का जो बचता है वो रिलीज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और वो वाटर ओके वेपर सर। जो रिलीज आउट होते हैं उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। शायद इसलिए उन्होंने वो चीज वहां पे भी मेंशन की हुई है। ओके सर। ठीक है, चलिए। अब आपको आपकी स्क्रीन पे ये बढ़िया सी जो फिगर है वो देखने को मिल रही होगी भाई आपका। अब हम पढ़ेंगे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में किस तरह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, किस तरह से वो अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। देखिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे क्वेश्चन जो है कम से कम अगर बोर्ड्स में फ्रेम होता है आप लोगों के, तो भाई वो होता है 5 मार्क्स का। और फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन 2020 सीबीएसई में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्वेश्चन कहाँ सर से क्या? शॉर्ट, पहले कॉन्सेप्ट पढ़े या पहले क्वेश्चन बताओ? जल्दी बताओ। क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बता सर दो। कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट करो फिर क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन में साथ साथ बताता नहीं हूँ कि यहाँ से 1 मार्क का बन सकता है, यहाँ से 2 मार्क का, यहाँ से 3 मार्क का, कैसे मैंने बनेगा भी वो भी यस बताऊंगा। सर। पढ़े हैं सर, इसीलिए। बिल्कुल, क्वेश्चन भी बताऊंगा। अभी पढ़ना स्टार्ट करो। देखो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। So that is basically comprises of the two parts. The one is the alimentary canal and the other one is the digestive gland. बच्चों जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यहाँ जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग डील करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। सब बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, क्वेश्चन अपने उठा के रखते रहेंगे साइड में। जब भी हम किसी बात करते हैं सिस्टम के बारे में, तो हम उसको बनाने वाले पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनको डील करते हैं। यहाँ जो हम डील कर रहे हैं बच्चों, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्राइजेस होता है, बेसिकली जो मैं पार्ट बताऊं इसके, तो नंबर 1 हो गया यहाँ पे जैसे माउथ। अब माउथ में बहुत सारे आप सब पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे माउथ के अंदर आप पढ़ोगे, आप लोग टीथ पढ़ोगे, राइट। आप लोग माउथ के अंदर आप टंग के बारे में बात करोगे, राइट। तो इसके कुछ सब पार्ट्स हो गए। उसके बाद जब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे, वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
देन द थर्ड पार्ट अगर मैं बात करूं सिस्टम को कंप्राइज करने वाले बनाने वाले, तो वो होता है आपका स्टमक। इस स्टमक के बाद हमें देखने को मिलती हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेजर पार्ट्स हैं। यहाँ पे नंबर 4 पे मैं इसको रखूंगा, और नंबर 5 पे मैं रखूंगा लार्ज इंटेस्टाइन को, जो कि सिर्फ नाम में लार्ज होती है लेकिन होती वैसे अगर मैं देखूं तो स्मॉल है। ठीक है, यहाँ स्मॉल और लेंथ में स्मॉल होती है पर विड्थ में बड़ी होती यहाँ है। पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायामीटर कम होता है, इसका डायामीटर कम होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, हालांकि लेंथ इसकी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन को मैं रखूंगा नंबर 5 पे। इसके साथ साथ यहाँ इनके कुछ सब पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ होती हैं कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स इसके साथ, जिसको आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे माउथ में सबसे पहले मैं बात करूं तो आप लोग इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। यस सर। ठीक है, उसके बाद जब आप बात करते हैं तो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं लिवर, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और जो थर्ड ग्लैंड जो एसोसिएट ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं हम पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज जो है इसका अपना अलग रोल होता है आपके डाइजेशन में। तो भाई जब भी आप किसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसको कंप्राइज करने वाले, उसको बनाने वाले कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको जरूर डिस्कस करना है। हाँ जी बेटा, आप अपना माइक पास लेके आओ बच्चे, बिल्कुल भी सब वो कह रहे हैं लिवर ग्लैंड होता है क्या? लिवर ग्लैंड होता है, लिवर ऑर्गन भी है। ठीक है, लिवर ग्लैंड होता है, लिवर को हम ग्लैंड भी बोलते हैं सर, लेकिन लिवर को लार्जेस्ट ग्लैंड में लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हम इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सर पर लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं होता ना, वो तो स्किन होती है ना। हाँ, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं बेटा इसको। नहीं सर, सर लार्जेस्ट ऑर्गन में आता है सर। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। यस सर, लार्जेस्ट। हाँ, एक्सटर्नल में स्किन आएगा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक्सटर्नल में आपका स्किन आएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन ही है ना सर? स्किन आएगा अगर एक्सटर्नल इंटरनल लिखा होता है। सर स्किन तो हमारा एक्सटर्नल में आएगा ना, इंटरनल में क्या आएगा? लीवर। दोनों में ही आता है, मतलब अगर दोनों का सर इंटरनल में लीवर है। हाँ राइट। यस सर। सर ग्लैंड का मतलब जो कुछ सिक्रीट करे। सिक्रीट। ठीक है, जो सिक्रीट सर केमिकल सिक्रीट। सर एक बार आप इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन बता दीजिए। आपकी जो बॉडी का जो पहला जो लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो आपका वो इंटरनल की जब हम बात करते हैं तो उसको लीवर बोलते हैं। अभी आप लोग अभी सुना नहीं सर? हम स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं कह सकते लार्जेस्ट ऑर्गन? बेटा लार्जेस्ट देखो कई तरह से होते हैं, कि आप उसको वेट में बोल रहे हो, यस सर, लेंथ में बोल रहे हो। तो यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं सबकी अपनी अलग अलग, है ना। तो आप उन कॉन्फ़िगरेशंस के बिहाफ पे बोलते हो। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो फिर तो आप इसको बोल सकते हो। मैं वेट की बात करूं तो लिवर का 1.2 to 1.5 kg, 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट, इसका कम से कम वेट होता है इतना। आप एक्सटर्नली बात करोगे तो आपका जो लार्जेस्ट ऑर्गन आएगा वो आप स्किन बोल सकते हो। उस टाइम पे स्किन भी बोल सकते हो, आप पूरी बॉडी पे होती है। अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हो कि भाई सॉलिड ऑर्गन कौन सा है, तो आपका लीवर जो है वो सॉलिड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। बहुत तरह से होती है, बहुत तरह से। कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों में ही लार्जेस्ट कौन सा है? तब तो स्किन है ना? तब स्किन है। ओके, तब स्किन है। और सर वेट में इंटेस्टाइन, वेट में आप लीवर बोल सकते हो। लीवर का वेट मैंने बताया आपको 1.2 to 1.5 kg एक एडल्ट ह्यूमन का वेट होता है, ये लिख सकते हो आप। 1.2 to 1.5 kg एन एडल्ट ह्यूमन। दिस इज द लाइन ऑफ फ्रॉम द हायर क्लासेस एनसीईआरटी। हायर क्लासेस की जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो बायोलॉजी की, तो आपको वहां ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये फिगर मिलती है कि 1.2 to 1.5 kg एक एडल्ट ह्यूमन में आपको लीवर का साइज देखने को मिलता है। ओके सर। इंटेस्टाइन साइज वेट वेट बेटा, वेट साइज मतलब मैं साइज में यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन में ले रहा हूँ, यहाँ पे वो वजन मेजरमेंट जो कर रहा हूँ वो वेट को कर रहा हूँ। सर स्मॉल इंटेस्टाइन का वेट कितना होता है? ऐसे तो आप नहीं बता सकते टू बी ऑनेस्ट,
और ओके इसमें हम वेट अब मैं आपको कुछ भी तो नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, गलत फिगर नहीं दे सकता आपको। सर एक चीज और पूछ रही थी सर, जैसे हाँ जो जी, लोग मोटे होते हैं उनका इंटेस्टाइन हाँ, बड़ा होता है, जो छोटे होते हैं मतलब जो पतले से होते हैं उनका पतला होता है, ऐसा तो नहीं होता ना? साइज साइज कम ज्यादा कई बार हो जाता है आपके ऑर्गन्स का। कई बार बोलते हैं कि जैसे आपने सुना हो कभी अगर कि भाई हार्ट का साइज बढ़ गया है, इसका स्टमक का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, यस ऐसी सर। चीजें, वो चीजें कई एबनॉर्मलिटी होती है, लेकिन वो सर नॉर्मल लेकिन स्मॉल नॉर्मली तो इंटेस्टाइन का सर स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली का तो सर फैट अराउंड की वजह से होता है ना? क्या, एक मिनट बेटा, क्या किसकी वजह से? फैट। फैट की वजह से देखो, कई देखो वो एबनॉर्मलिटीज जो होती है वो हो सकता है कि वो एबनॉर्मलिटी कई आपकी डिजीज की वजह से आ रही हो किसी की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा हो, जब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हो, तब उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो बाकी के जो नॉर्मल साइज होता है उससे अलग है, ऐसा मतलब होता है। वैसे सबका सेम ही होता है साइज? हाँ, ऑलमोस्ट सब। देखो जो एडल्ट मैंने लिखा तो एडल्ट तो सभी आ गए ना उसमें, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि मेल में एडल्ट या फीमेल में एडल्ट या कोई इस नहीं एज के सर, आपने एडल्ट। थोड़ी रेंज बताई थी ना, तो मुझे लगा क्या पता जो थोड़े पतले होते हैं उनका 1.22 में आ जाता हो, और जो थोड़े मोटे हैं उनका एक 1. रेंज होती है, मतलब इन रेंज के हमें बीच में देखने को मिलता है बेटा। ओके सर अपेंडिक्स में सर क्या सर। स्मॉल होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन सर का 2 किलो, अराउंड 2 kg के इक्वल अराउंड होती टू है। ये केजी रफली होता है, होता यस है, सर। बिल्कुल। ये जो आप देखते हो ना स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आप बता रहे हो, ये सर रफली अराउंड 2 kg। मैं इसको 2 से यस 2.5 kg अराउंड टू बोलता केजी हूँ। मैं इसको इतना बोलता हूँ जब भी, अगर अगर अभी जो मैं लिखने भी वाला था, मैं इसको इतना लिखता, मैं बोलता कि 2 से 2.5 kg अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स है, मैं नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक अप्रॉक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है? यस सर। ये यस अप्रॉक्स बोल सर। रहा हूँ। हाँ, सर हाँ जी, सर साइज सर ऑर्गन के साइज में एबनॉर्मेलिटी जो होती है कुछ डिजीज वगैरह भी कॉज करती है, या बिल्कुल। फिर वो बहुत होता रहता नहीं, वो होता रहता है, ऐसा नहीं है। कई डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, कई डिजीज होती है जिनकी वजह से हमें वो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। चलिए ओके अब सर आगे आते हैं, पहले ओके अब सर। अब रुकिए, पहले आगे आइए, नहीं तो सर ये वो यहीं पे रह एबनॉर्मल जाएगा। मतलब? एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल साइज है शेप का ना हो, जो नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल शेप साइज ना शो कर रहा हो, ओके सर। ठीक है? सर यहाँ पे सर चलिए। अपेंडिक्स में कोई एंजाइम स्टोर होते हैं क्या? भाई अपेंडिक्स में आपका जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर आता है, आपका जो अपेंडिक्स होता है, सर ये पहले ठीक है? ह्यूमंस में होता था अभी क्योंकि पहले आप आ घास। जाओ, अभी पहले आ जाओ सर आप उस पे 6th अपेंडिक्स पॉइंट की क्या होगा बस फटाफट। ये नोट कर लो। सर निकालना पड़ता है ना इसके कारण थोड़ी। बिल्कुल, अभी कोई इसका कोई फंक्शन नहीं है, अपेंडिक्स एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, ठीक है? यस ऐसा सर। कोई बेसिक बहुत जरूरी फंक्शन नहीं है यस आपका, सर, ठीक है? अपेंडिक्स तो आपकी कचरे जो में पड़ता है। अपेंडिक्स की जो पोजीशन है आपकी, ये आपका जो राइट साइड होती है हमारी एब्डोमेन की, हमारी एब्डोमेन में जो राइट साइड होती है वहां पे देखने को मिलता है ये, ठीक है? कई सर सर्जरी भी होती है। एब्डोमेन तो वो होता है ना, अभी आपने बताया जब कोई चीज सही तरीके से फंक्शन नहीं करती, तो नहीं नहीं एब्डोमेन की राइट साइड। बेटा, बेटा इसको एब्डोमेन रीजन बोलते हैं। एब्डोमेन, एब्डोमेन आपका ये पूरा रीजन है, दैट इज योर एब्डोमेन रीजन। सर यहाँ पर ओके 6th सर। पॉइंट क्या होगा, रेक्टम फिर एनस? एक मिनट बेटा, कहाँ पे बेटा? दिस वन, यस सर। ये रेक्टम है ना, रेक्टम फिर एनस, एनस लास्ट जी पार्ट होता है। अभी मेरे को जी स्टार्ट तो करने दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप पहले से अगर बीच में बोल देते हो तो कई बार ऐसा होगा कि मैं जो चीज बताने वाला होता हूँ वो स्किप हो जाती है, फिर वो काम की चीज रुक जाती है, फिर मेरे को उसको बाद में बताना पड़ता है, कई बार वो स्किप ना हो जाती हो, ऐसा भी हो जाता है। तो पहले मेरे को मेरी बातें रखने दिया करो। हो सकता है कि आपके जो क्यूरियस सवाल हैं उनके जवाब आपको पहले ही मिल जाए, आप लोगों के पूछने से यस पहले। सर। लेकिन अगर मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पाऊंगा तो हमारा कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, हमारा सिलेबस भी बहुत डिले हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग क्वेश्चन मत पूछो, ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो, हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पहले मिल जाए, ठीक है? तो अभी यस किसी ने सर। जैसे अपेंडिक्स जस्ट बोल रहे थे, तो अपेंडिक्स भाई सिंपली आपका वो यूजलेस एक तरीके से हम उसको मानते हैं, और रेमिनेंट है हमारे एक इवोल्यूशनरी पास्ट, हम इसको ऐसा बोलते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया सी जिफ ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, लगाई है आपको समझाने के लिए, जो कि आपको इनिशियली जो है कुछ हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले एक और बात देखो रह गई ना पीछे, मैं कुछ बताना चाह रहा था यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सो एलिमेंट्री कैनाल, ये मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड बताई आपको। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत एक एंटीरियर ओपनिंग से होती है, एंड दैट एंटीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड द माउथ। माउथ क्या है? माउथ एक आपकी ओपनिंग है, दैट इज द सिंपली द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब कई बच्चों के मन में ये वर्ड आ रहा होगा कि सर ये एलिमेंट्री क्या मतलब क्या होता है और ये कैनाल का मतलब क्या होता है।
क्या किसी के मन में इस तरह का कोई सवाल? तो दैट इज अ सिंपली जो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसको हम दूसरा नाम अगर मैं दूं तो इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक का नाम भी देते हैं। दैट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक और द गट। लीजिए, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल के जो दो ओपनिंग आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलती है, द वन इज द माउथ, और जो एंट्री जहां से होती है, और जो एनस होता है इसका, दैट इज द रीजन एनस, जिसको हम, अच्छा इसको एक नाम देते हैं यहाँ पे, माउथ को एंटीरियर लिख लेना, ये बायोलॉजिकल वर्ड, इसको बोलते हैं एंटीरियर का मतलब बेटा अंदर की तरफ जा रहा है ना, एंटीरियर ओपनिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं। इंटीरियर का भी तो मतलब अंदर ही होता है। नॉट इंटीरियर, दैट इज एंटीरियर। देखो कई वर्ड्स अलग हो जाते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है आपका ये, ठीक है। दूसरी तरफ आपका जो एनस होता है, जो दूसरा द्वार होता है इसका, जो दूसरा गेट होता है, दो गेट होते हैं, एक गेट ये रहा और दूसरा गेट जो है आपका ये रहा, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियरली या पोस्टीरियर, यानी जो बाहर की तरफ खुलती है, बाद में जो खुलती सर पोस्टीरियरली बस। हाँ, पोस्टीरियरली या फिर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर भी बोल सकते हो, पोस्टीरियरली भी बोल सकते हो, जो बाद में खुल रही है। हाँ ये एल है, जो बाद में खुल रही है। पहले क्या हो रहा है, पहले किसको बोलोगे, ये बाद वाला है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं पहले वाला, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इसको बोलते हैं पहले वाला और इसको बोलते हैं बाद वाला। तो दो ओपनिंग आपको एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों देखने को मिलती है। आगे देखिए जरा, एक सुंदर सी फिगर आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई गई है इस एलिमेंट्री कैनाल में। दैट एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली जो आपके पूरे आपको इसमें देखने को मिलेगी। कैसी लगी जिफ, पहले ये बताओ जल्दी से। सर बढ़िया। आपको पता है कितना टाइम लगा है मेरे को इसको ढूंढने में, इसको बनाने में, ताकि आप लोग बहुत आसानी से इसको एंजॉय भी कर पाए। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिगर्स आप लोगों के लिए भविष्य में भी लेके आता रहूंगा। सर 3D। हाँ बिल्कुल जी। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, ये एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं तो इस एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, आपकी एक तरह की ये लॉन्ग ट्यूब होती है, दैट इज अ लॉन्ग ट्यूब। और इसका जो डायमीटर की जैसे हम लोग बात कर रहे थे इंटेस्टाइन की, तो इसी तरह से इसका जो डायमीटर होता है वैरी करता रहता है। माउथ से लेके एनस तक जब हम पहुंचते हैं नीचे की तरफ, तो डायमीटर जो है वो अलग अलग होता रहता है सब जगह, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी कि वी कैन से दैट कि जो डायमीटर है आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो डायमीटर है वो वेरी करता रहता है, ठीक है, दैट इज वेरी। सब मूवमेंट को क्या बोलते हैं? अभी आएगा इसोफेगस तो आने दे, अभी तो माउथ भी नहीं स्टार्ट किया। एनस के बारे में क्या बताया था कि उसका दूसरा बेटा पोस्टीरियरली, मैंने यहाँ पे लिखा था एनस के लिए, दैट इज पोस्टीरियरली। एनस के लिए देखो, ध्यान से देखो, ठीक है सर। इंटीरियर और एंटीरियर में ये फर्क है ना कि इंटीरियर अंदर होता है और एंटीरियर अंदर जाने वाला होता है। हाँ जी, ठीक है बेटा। ये जो मूवमेंट होती है इसके बारे में अभी ना नाम नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि जब हम उसको डिस्कस करेंगे तभी बताऊंगा। तो ये एक सिंपली देखिए किस तरह से जो फूड है आपका वो नीचे की तरफ आपके स्टमक में पहुंच रहा है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, उसके बाद वहां से किस तरह से आपका फूड जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट जो है वो रिमूव आउट हो जाता है। सर ये सब सर क्या लिखा है, जैजेनम, इलियम? बेटा सारी चीजें आएंगी अभी, सारी चीजें आएंगी अभी। आपके जो पार्ट्स होते हैं ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बेटा इनके फर्दर कुछ पार्ट्स आप लोग पढ़ते हो। जैसे आप स्टमक के 3 पार्ट्स पढ़ते हो, कार्डियक, फंडियक, पाइल और एक बॉडी 4 पार्ट पढ़ते हो। उसी तरह से बेटा आप स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस जो है उसके रीजंस पढ़ते हो, जैसे सारे एंजाइम भी याद कर। बेटा एंजाइम कौन कौन से याद करने हैं वो मैं बताऊंगा, कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ फिगर को देखो, सिर्फ इस जिप को एंजॉय करो। ये जेजेनम, इलियम, जितने भी जो पार्ट्स हैं बेटा, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। ये सिर्फ आपके रीजंस हैं, डिओडेनम। सर ये अभी लिखने हैं? अरे मत लिखो, अभी लिखवाऊंगा सारे। ये सिर्फ मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नहीं है क्या? बार-बार वही है, अभी वही चल रही है ये। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये आपका जो एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात कर रहा था, फिगर आपने देख ली, अब बाद में देखिएगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका डायमीटर जो है वो वेरी करता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं।
वेरियस रीजंस होते हैं स्पेशलाइज टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जो यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि जैसे कि स्टमक में गए तो वहां एक स्पेशलाइज फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए तो वहां एक अपना स्पेशलाइज फंक्शन है, यानी डिफरेंट फंक्शन स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन किस किस से, जैसे माउथ में है तो माउथ में एक अलग फंक्शन होगा, जैसे स्टमक में है फूड तो स्टमक में कुछ अलग फंक्शन होगा। कैसे होंगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक अलग तरह का फंक्शन होगा। इस तरह से यहाँ डिफरेंट फंक्शंस को लेके बात की जा रही है। आगे देखिए जरा, सबसे पहले माउथ। मैंने आपको बताया था कि माउथ में आपके कई रीजंस होते हैं। माउथ में जैसे आपके जो टीथ आपके सबसे पहले जो प्रेजेंट होते हैं, टीथ के साथ साथ आपकी जो टंग है ये भी अपना रोल प्ले करती है। कैसे करती है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। जो सर एक बार आप प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर। सर आप ये भेज दोगे ना? भाई क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आज ही मिलेगा, चिंता ना करो, आज ही आएगी स्लाइड, आज ही आएगी। भाई माउथ की अगर बच्चों में बात करो तो आप लोग जब कोई भी फूड इंटेक करते हो तो होता क्या है भाई, आप माउथ से फूड को जो भी आप इंटेक करते हो उसको मस्टिकेट करना स्टार्ट करते हो। मस्टिकेट करते हो ना, माउथ के अंदर जो बेसिकली आपके जो टीथ से काम हो रहा है वो मस्टिकेशन की प्रोसेस होती है। मस्टिकेशन मतलब उसको चबाना, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना। तो हम एक कॉम्प्लेक्स फूड जो आ रहा है हम उसको ब्रेक करना यानी कि उसको तोड़ना अपने माउथ में ही स्टार्ट कर देते हैं। ये जो ब्रेक करने वाली जो प्रोसेसिंग है, ब्रेक जो हम कर रहे हैं, ब्रेक करने वाली प्रोसेसिंग जो है वो ब्रेक करने वाली प्रोसेसिंग आपकी माउथ से स्टार्ट हो रही है। सो वी कैन सिंपली से दैट कि जो डाइजेशन की ये जो ब्रेक करने वाली प्रोसेस है, तो डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, डाइजेशन माउथ से फ्रॉम दी माउथ। तो डाइजेशन जो है आपका वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सर मास्टिकेशन यही होता है ना, ब्रेक डाउन करना, मास्टिकेशन। तो little digestion जो food actually takes place in the mouth, however through the process of mastication or chewing. Food is prepared in the mouth for the transport through the upper digestive tract into the stomach and the small intestine where the major digestive processes take place. आपकी बॉडी में जो मेजर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, one mark question, where is the major digestion process occur in the body? Where is the major digestion? सर स्टमक एंड सर स्मॉल इंटेस्टाइन एक स्टमक। राइट, तो दो ऑप्शन आपको लिखने हैं उसमें। द मेजर डाइजेशन प्रोसेस अकर इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हिच इज द माउथ एंड सॉरी द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लिटिल डाइजेशन प्रोसेस अकर इन द माउथ। हां जी, माउथ। नेक्स्ट, द रूफ ऑफ द माउथ इज कॉनकेव, माउथ के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक रीजन भी आता है बच्चों माउथ में आपका, जिसको हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। कई बच्चे पहले ही बोले तो मैं उसको पहले बता दूं, जिसको हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये जो आपके माउथ में कैविटी होती है इसको बक्कल कैविटी। एक वर्ड होता है लैंग्वेज का जिसका मतलब होता है बक्का, बक्का वर्ड से बना है ये बक्कल। बक्कोस यानी कि बकोस एक वर्ड होता है पूरा, इससे एक जब ब्रेक करते हैं तो बनता है बक्का। बक्का का मतलब होता है चीक, बक्का का मतलब होता है चीक। और ये जो वर्ड है उसके लिए यानी कि जो माउथ के लिए यूज हो रहा है ओस, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं माउथ। तो यानी कि ये आपके माउथ में जो कैविटी होती है, चीक में जो कैविटी होती है, इसलिए इसको बक्कल कैविटी का नाम देते हैं। चीक में जो कैविटी है, माउथ में जो कैविटी है, इसको हम बक्कल कैविटी का नाम देते हैं। जब आप रूफ देखते हैं माउथ में जो कैविटी है, हाँ जी, ये पूरे आपके जो चीक के सर ये बकवास पूरा एक ही वर्ड है ना जिसका मतलब चीक माउथ होता है। हाँ, बक्का जो है वो चीक से बना। अभी आगे आएगा, रुको, अभी डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, ध्यान से देखते रहो। अभी डायग्राम दिखाता हूँ, एक और बढ़िया डायग्राम आपका इंतजार कर रहा है। आप समझा दीजिए बक्कल कैविटी वाली, ये नहीं समझ में आई। सिंपल जो बक्कल कैविटी है इसको ऐसे देखिए, एक काम कीजिए, चल भी रहा है। आप बस इतना याद रखिए, बक्का मतलब जो वर्ड है वो चीक से, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। बक्का मतलब बस बकौस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बक्का। बक्का जो वर्ड बक्कल जो बना है वो बक्का वर्ड से बना है, ठीक है। सिंपल, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कंफ्यूजन नहीं करनी। अब रूफ जब आप देखते हो अपने माउथ की, तो वहां एक कॉन्केवली फॉर्म्ड दो पैलेट होते हैं जिसको हम हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। अब सवाल मन में आ रहा होगा सर ये पैलेट क्या होते हैं, तो अभी फिगर में दिखाता हूं कि ये पैलेट किसे कहते हैं। आपके बहुत से जो इसमें जैसे कि मैं बता रहा हूं कि जो मेजरली टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं आपके, जो आपके इस माउथ में एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर एक नंबर में सवाल पूछे कि भाई माउथ में एक्सेसरी ऑर्गन क्या है,
तो माउथ में एक्सेसरी ऑर्गन आपके Teeth and एक तो tongue. टीथ हो Teeth and गए tongue. और दूसरा आपका टंग हो गया। देखो मैं ये टर्म्स क्यों लिखे, टर्म्स इसलिए लिखे ताकि आपको पता रहे कि एक्सेसरी ऑर्गन माउथ में, यार माउथ में एक्सेसरी ऑर्गन कौन से हो सकते हैं? सर एक्सेसरी मतलब काम करने वाले उसके नीचे। बिल्कुल, उसके एडिशनल पार्ट, आपको जो माउथ को बना रहे हैं जो पार्ट, उसको हम उसको एक्सेसरी ऑर्गन्स का नाम बोल सकते हैं। बोलो ये चीज समझ आई नहीं आई? यस ध्यान सर। से समझना बेटा। Yes, sir, क्वेश्चन बताता रहूंगा। अब देखो बढ़िया सी फिगर अभी आपके लिए लेके आया हूं ये मैं। हम ये समझते हैं इसमें जो आपको टीथ में देखने को मिलता है। आप टीथ जब आप देखते हैं, टीथ आपके जो मस्टिकेशन का काम कर रहे हैं बच्चों, ये एक टीथ की एनाटॉमी है। आप जब टीथ देखते हैं तो आपकी बॉडी में जहां सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है दैट इज इनेमल। ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जो बच्चे ओलंपियाड वाले हैं, एनटीएससी वाले हैं, क्वेश्चन आता है वहां पे, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है या कहाँ मिलता है, तो उसका नाम अपर लेयर। अपर लेयर। बेटा लेयर नहीं पूछेंगे, सिंपल आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे जिसमें से एक होगा इनेबल, तो लगा देना टिक जैसी इनेबल। एक होता है डेंटाइन पोर्शन, इसके ऊपर जो आपको नजर आता है, इसके नीचे जो पोर्शन होता है एक डेंटाइन, उसके नीचे और जाते हो तो आपको टूथ पल्प देखने को मिलता है। ये आपको रीजन आसानी से देख सकते हो, फिगर आप जब अपनी देखोगे माउथ को, आज मुंह खोल के जरा सब लोग खड़े हो जाना और देखना जरा कि गम कौन सा रीजन हमने देखा था, और जरा देखना ध्यान से कि अच्छा ये वाला जो रीजन है जो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं, अच्छा ये इनेमल है। ये पूरा का पूरा जो होता है आपका ये क्राउन होता है, क्राउन रीजन बोलते हैं इसको। कभी सुना होगा, कभी अगर डॉक्टर के ना जाना पड़े तो बोलता है कि भाई क्राउन हटाना पड़ेगा, क्राउन हटाना पड़ेगा। अरे क्राउन क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे कैविटीज हो गई हैं, तो क्राउन हटाना पड़ेगा, हमें मसाला भरना पड़ेगा। इसको आसान भाषा में वो कहते हैं कि मसाला भरना पड़ेगा। बेसिकली वो पेस्टिंग फिल करते हैं इसके अंदर। तो वो पेस्टिंग कहाँ पे होती है? वो क्राउन में होती है। अमलगम फिल करते मतलब कि जो लोग कहते हैं कि, अमलगम, वेरी गुड। किसने बताया ये अमलगम? सर मनोज। मनोज, वेरी गुड मनोज। सर क्राउन किसको बोल रहे हैं? एनिमल और डेंटल और टूथ पल्प को, तीनों को मिला के। हाँ जी बोलो बेटा बोलो। हाँ इनको, बिल्कुल इनको मिला के। तो बच्चे Okay, ये जो आपका, ये आपने सुना होगा कि भाई आरसीटी हो रही है किसी की, आरसीटी कभी किसी ने सुना है आरसीटी? यस ये रूट कैनाल थेरेपी होती है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो है आपकी जो नर्व्स होती हैं, भाई नर्व्स का कनेक्शन होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो नर्व्स का कनेक्शन होता है, इसलिए आपके दांतों में दर्द होता है तो आपको झंझनाहट होती है, कुछ भी सेंसिटिविटी होती है तो आपको पता लगता है। और ठंडा पानी पीने पे दर्द हुआ, कभी सुना होगा कि और तेज गर्म खाने पे दर्द हुआ। सर ऐड में भी आता है। किसमें? सेंसोडाइन के ऐड में आता है। सर ऐड में भी आता है। हाँ सेंसोडाइन ऐड में आता है, बिल्कुल। ये तो तुम जरूर देखते होंगे सेंसोडाइन। तो अब सुनो, उसके अलावा जब आपके कभी मम्मी या पापा कभी आपके जब चाटा मार देते होंगे, या कभी खाया हो आपने, या बफेट कभी खाया हो मुंह पे, तो आपके दांतों में दर्द हुआ हो, वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे नर्व्स का कंट्रोल है। तो ये रूट कैनाल यही होती है आपकी, जो अंदर होती है यहाँ पे, और ये चीजें आपको नजर नहीं आती, ये रूट्स होती है आपकी, ये चीज आपको नजर नहीं आती। और आई विश कि आपको कभी ये चीज नजर ना आए, कभी आपको देखने की जरूरत भी ना पड़े। आपके दांत जो है वो हमेशा हेल्दी रहें, और हेल्दी दांतों के लिए आप क्या करते हैं? आप 2 टाइम ब्रश करें और रात को कभी भी मीठा ज्यादा ना खाएं। चलिए सर मुझे एक चीज पूछनी थी उसी फिगर में। एक बार जरा पीछे स्लाइड पे कर देना। पूछिए। सर एक ये अमलगम क्या है और सर एंटोनॉमी क्या होती है? सर एक बार इससे पीछे देखिए जरा, सबसे पहली बात एनाटॉमी बोलते हैं जब भी हम किसी चीज की इंटरनली स्टडी करते हैं। एनाटॉमी, इंटरनल स्टडी ऑफ ऑर्गन, ठीक है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो आपको इतना ज्यादा भी डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको ऐड किया है सिर्फ कुछ चीजें समझाने के लिए, जिससे आप इनेबल समझ सके, सिर्फ आप रूट कैनाल समझ सके। ये चीजें आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, इवन आपको आप लोगों के पैकेज में भी शायद ना मिले, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए आपको ऐड किया था। दूसरा आपने जो पूछा अमलगम, अमलगम वो होता है कि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा था कि आप कभी डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर कहते होंगे कि यहाँ पे कैविटी हो रही है, डॉक्टर कहते होंगे कभी यहाँ पे कैविटी हो गई, तो उस कैविटी को फिल करने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे उस कैविटी को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? कैविटी को फिल करने के लिए पेस्टिंग करते हैं डॉक्टर। तो उस पेस्टिंग के लिए जो हमने यूज किया था, तो मनोज ने हमें बताया कि सर वो अमलगम होता है। बिल्कुल, तो मैंने उसको कहा वेरी गुड मनोज, वो अमलगम होता है जिसको वो डॉक्टर जो है वो एक टाइप का एलॉय होता है, मरकरी और कोई अदर मेटेरियल, मरकरी और किसी और मेटल का होता है। वेरी गुड वेरी गुड। सर यहाँ पे सीमेंटम। यस सर। हाँ जी, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, बनाए जाते हैं वो अलग अलग तरह। चलिए टीथ की बात जब हम करते हैं तो बच्चों टीथ आपकी बॉडी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको अच्छा तो दिखने में हेल्प करते ही हैं,
बाकी आपके फूड को डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों के दांत नहीं होते या जैसे ओल्ड एज में जाके दांत टूट जाते हैं, आजकल तो खैर आर्टिफिशियल वे में भी बन जाते हैं दांत, लेकिन जब किसी का दांत टूट जाता है, बहुत सारे दांत टूट जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फूड को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि आसानी से फूड डाइजेस्ट, फिर डाइजेशन की प्रोसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, जो आप फूड इंटेक करते हो वो आपको खाने में मजा भी नहीं आता, आपको बहुत टाइम लगता है जब दांत नहीं होते तो। ठीक है सर ओल्ड एज में दांत इसलिए तो टूट जाते हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत जल्दी भी खत्म हो जाते हैं दांत कई बार। अब दांत कितने तरह के होते हैं वो हम देखते हैं, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं बेटा, बताऊंगा। यस सर। देखिए दांत आपकी जो है बेसिकली टीथ chop food into small pieces. Yes, we know that, which are moistened by saliva. What is saliva here? Saliva जो है आपकी जो वो एक एंजाइम है, वो एक एंजाइम है। आप जितने भी टाइप के सेलिवरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स को, ठीक है सर जो सलाइवा सेक्रेट करती है। बेटा देखो जरा ध्यान से, एक बारी में समझ आएगी, ध्यान से देखना। सेलिवरी ग्लैंड जो है आपकी वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। ये चीजें आपको सीबीएसई लेवल पे नहीं मिलेगी, लेकिन इसको सीखो जरा, देखो सीखो इसको। सेलिवरी ग्लैंड आपकी 3 टाइप की होती है, एक होती है पैरोटिड, एक होती है पैरोटिड, एक होती है आपकी सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और एक आपकी होती है सब लिंगुअल। अरे ये क्या हो गया, सब, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, सब लिंगुअल। इन तीनों का जो सिक्रीशन होता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। 2 बार सब है ना बेटा, वो वहां पे सब लिंगुअल, ठीक है। इन तीनों का जो सिक्रीशन होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों का सिक्रीशन यानी कि 1, 2 और 3, इन तीनों का कॉमन सिक्रीशन जो होता है, दैट कॉमन सिक्रीशन इज कॉल्ड सलाइवा। जब तीनों कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं तब तीनों का, बिल्कुल तीनों ही सिक्रीट करते हैं, तीनों का ही अपना रोल होता है, और इनको हम बोलते हैं सलाइवा। तो जिसको आप साधारण भाषा में सलाइवा बोलते हो, वो सलाइवा आपकी इन तीनों का सिक्रेशन होता है। इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी आएगा। सर मतलब तीनों कुछ अलग सीक्रेट करते हैं, लेकिन तीनों सलाइवा जरूर सीक्रेट करेंगे। कॉमन, हाँ बेसिकली सर पैरोटिड लार्जेस्ट होता है। हाँ जी सर छोटी क्लास में पढ़ा है कि मुंह में 3 पेयर्स होते हैं, तो वो तीनों एक एक यही होते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ये तीनों जो हैं आपके सेलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं बेटा, ठीक है, 3 पेयर्स होते हैं। मतलब सर ये पेयर फॉर्म में और पैरोटाइड पेयर में, सबमैंडिबुलर पेयर में, सबलिंगुअल पेयर में, ठीक है। सर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है इन तीनों में से? बताइए जी, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? सर सबलिंगुअल। हाउ यू कैन से दैट सबलिंगुअल? सर मैंने ये कहीं पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? सर ये याद नहीं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, जो स्मॉलेस्ट होती है वो आपकी यही होती है, ठीक है, तो इसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सर इनकी सर लोकेशन भी दिखा दो सबकी। बिल्कुल जी, एक फिगर अभी आएगी आगे, 1 मिनट, पहले इसको करने दो कवर, मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे आपकी जो इसमें हम लोग बात कर रहे थे, मैं क्या बता रहा था, देखो बात निकल गई मेरी। मैं आपको बता रहा था कि टंग और जो अदर मसल्स यहाँ पे जो है वो पुश करती हैं फूड को एक फैरिंग्स की तरफ। कुछ एक बात निकल गई, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, किसी ने कुछ पूछा तो वो बात रह गई मेरी, चलो अभी याद आ जाएगी, कोई बात नहीं। सर टंग नीचे रेस्ट नहीं करती ना, ऊपर करती है ना। किसमें बेटा? टंग जो होती है, टंग वो नीचे की साइड रेस्ट नहीं करती ना, जब मुंह बंद होता है वो ऊपर की साइड करती है ना। हाँ, टंग का फंक्शन अभी बताता हूँ, टंग का बेसिकली काम क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है टंग पे। हर एक सर इसका क्या मतलब है कि जो सलाइवा होता है वो टीथ को मॉइस्चर करता है बिफोर द टंग? बिफोर द टंग भाई, टंग सलाइवा, हाँ क्योंकि आपके माउथ में टंग भी तो आपका मॉइस्चर करने में हेल्प करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करने में। सर तो बिफोर द टंग मतलब टंग से पहले ही वो मॉइस्चर हो जाता है? पहली फूड, हाँ पहली सलाइवा जो है वो रिलीज हो जाता है।
पहले ही सलाइवा जो है वो आना शुरू हो जाता है आपके माउथ में। जैसे आपने सोचो ना, आप इमेजिन करते हो जब आपको आपका कोई फेवरेट फूड होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी को गुलाब सर जामुन बहुत पहले ही आ पसंद है, जाता है। किसी यस को सर, आ किसी को जाता है। कहीं के पाव भाजी बहुत पसंद है, किसी को स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद है, किसी को अपने एरिया के यार वो मोमोज बहुत अच्छे बनाता है, यार वो स्प्रिंग रोल्स क्या बढ़िया बनाता है, वो ब्रेड्स कितनी अच्छी बनाता है। कि सबके अपने अलग अलग टेस्ट हैं। किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, कितने लोगों की तो यहाँ सलाइवा सिक्रीट होनी स्टार्ट हो गई होगी, है ना, तो वो पहले आ गई हो। सो यस सर। है ना, देखो देखो भाई यस सर, आप ही शुरू सर वो किया। इतनी जल्दी कैसे, मतलब आ कैसे जाते हैं इतनी जल्दी, स्टिमुलेट मतलब हमारे माइंड में चल रही थी ना वो। बेटा यहाँ आपके टंग पे अब अभी रुक जाओ, मैं फिर सर बातें स्मेल रहेंगी, से। सारी बातें आएंगी अभी, नहीं स्मेल से भी सर आपके जो अभी तो हम सिर्फ सोच रिसेप्टर्स, रहे थे, हमने स्मेल भी नहीं किया। हाँ बेटा रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं। सर क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, अगर आप स्मेल नहीं करके खाओ, अगर आपकी नाक बंद है और आप तो कोई टेस्ट नहीं चीज आता, खाओ तो टेस्ट नहीं आता। टेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपकी जो नोज होती है उसमें भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, आपकी जो टंग है उस पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट तो है। सर रिसेप्टर्स तो सिर्फ ये जानने में मदद करते हैं ना ये खाने लायक चीज है या नहीं। क्यों, आपको मेमोराइज कराने में भी रोल प्ले करते हैं सर जैसे। मुझे जहाँ तक याद है, जब सलाइवा जो होता है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड हमारी टंग से तो पीछे होता है, तो जब सलाइवा वहां से निकलेगा तो पहले वो टंग के पास आएगा, फिर टंग उसको मिक्स करेगी हमारे फूड में। तो यहाँ पे ये जो बिफोर द टंग लिखा है, इसका एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन अब कर दो मैंने। आप सुनो तो सही, मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए जो टीथ ने चॉप किया फूड को स्मॉल पीसेस में, एंड विच आर मॉइस्चन्ड बाय सलाइवा, सलाइवा बिफोर द टंग एंड अदर मसल पुश द फूड इनटू द फेरिंग्स। यहाँ मूव करने से पहले या कोई अदर मसल के मूव करने से पहले आपकी जो सलाइवा है या टंग का अपना काम करने से पहले जो सलाइवा होती है वो माउथ में आपके रहती है। आप देखो ना, सलाइवा आपके माउथ में रहती है, यस सर। सलाइवा आपके माउथ में प्रेजेंट होती है, राइट। और ये अब जरूरी नहीं है कि फूड जाएगा तभी सलाइवा निकलेगी। अगर ऐसा नहीं है कि फूड जाएगा तो ही सलाइवा जो है रिलीज आउट होगी। हम एक इमेजिनेशन कर रहे थे अभी कि तब भी सलाइवा बन जाती, तब तो और ज्यादा अमाउंट में बन जाती है कि किसी को अपना फेवरेट फूड याद आ रहा, तब तो और ज्यादा यस रिलीज होने सर। लग गई। आपने फूड इनटेक किया, प्रोसेसिंग शुरू हुई, तब तो रिलीज होना ही होना है, लेकिन उससे पहले भी सलाइवा जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो बनता रहता है। ये चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था। जब आप किसी टूथ, बोलो ये लाइन समझ आई अब सबको, ये लाइन सर समझ आई बच्चों? मुझे नहीं आई। सर फिर से। यस सर आ गई। आ गई। देखो बेटा, मैंने कहा कि आपका जो माउथ है, ठीक है, आपके माउथ में सलाइवा ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, सलाइवा ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहाँ? ये आपका माउथ है और माउथ के अंदर आपका सलाइवा प्रेजेंट रहता है। जरूरी नहीं है कि आप फूड ले रहे हो तभी आएगा, ऑलरेडी सर प्रेजेंट हमेशा। होता है, ठीक है। लेकिन जब आप फूड इनटेक करते हो तब उसका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। काम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब वो प्रोसेसिंग ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करेगा, उसको मॉइस्ट यस। करने में अपना रोल प्ले करेगा, उसको टीथ के साथ अपना रोल प्ले कराएगा कि टीथ जैसे कि आसानी से उसको मस्टिकेट कर सके। यस सर, तो ये कहते हैं ना 32 टाइम चबाना चाहिए जिससे ज्यादा सलाइवा सिक्रेट हो। सर ज्यादा, हाँ जी, सिर्फ फार्निक्स का मतलब? फेरिंग्स पार्ट होता है आपका, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी आप पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ते हैं। फूड को आपका जो डाइवर्जन होता है कि फूड आपका विंड पाइप में जाएगा या फिर फूड पाइप में जाएगा, दो पाइप प्रेजेंट होते हैं, एक आपका फूड पाइप होता है और एक आपका विंड पाइप यस सर। होता है। सर तभी आपका जो, खाते खाते बोलने से वो अटक जाता है ना। वो बताता हूँ क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो कि भाई ये वो सर विंड लेकिन वहाँ पे भेजनी है या अंदर एपिग्लोटिस या तो फूड होता है। भेजनी है। एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप। यस सर, एपिग्लोटिस होता है तो फिर माइंड कैसे वो हो जाता है कंफ्यूज। बताता हूँ अभी, जब उस पे आएंगे ना ग्लॉटिस पे, तब दोबारा पूछना सर मुझसे। फेरिंग्स सर को सर मेरा थ्रोट भी कहते बेसिकली, हैं। मुझे ये लाइन ना इसलिए समझ में नहीं आई है क्योंकि हमारी जो टंग होती है वो टीथ से तो पीछे ही है ना, और जो हमारा खाना होगा वो पहले टीथ के कांटेक्ट में आएगा फिर टंग टीथ के से कांटेक्ट पीछे में कहाँ आएगा। है, टीथ के बीच में है आपकी टंग। हाँ पूरा मैंने जो सोचा आपका जो पीछे है। डेंटाइन है पूरा, उनके बीच में टंग प्रेजेंट है। यस सर, है ना। सर तो सलाइवा तो फेरिंग्स। हमारा जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होता है वो तो हमारे टंग से भी पीछे प्रेजेंट चीक्स होता के है। पास आपके प्रेजेंट होती है, जो आपकी, अगर मैं एक्चुअल लोकेशन की बात करूं तो वहां जो आपकी जो जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो आपके चीक रीजन में, आपके नीचे टंग के नीचे, और जो सबलिंगुअल होती है, आपकी जो सबमेंडिबुलर होती है वो जो आपकी चिन होती है, चिन के साइड में उसकी लोकेशन होती है। आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो पीछे, जहां पे आपकी जो मोलर्स की लोकेशन होती है वहां पे आपकी जो लोकेशन होती है वो पैरोटिड ग्लैंड्स की होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपकी सेलिवरी जो ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट हैं।
पैरोटिड, अगर मैं सर पैरोटिड, pharynx, वो तो हाँ हर जी, तरफ से होगी। हाँ बिल्कुल। तो फिर सर अभी वो चिक के साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो पहले टंग के कांटेक्ट में नहीं आता, सीधा सलाइवा पहले हमारे पेट के पास हमारे फूड के कांटेक्ट में आता है। ठीक है। हाँ Yes. सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। सर हाँ, pharynx का अलग अलग आपने लोकेशन बताया होती है बेटा अभी पैरोटिड की। बेटा tendon, फेरिंग्स रुको, अभी अभी फेरिंग्स पे रुको, फेरिंग्स पे रुको। ओके सर, तो पैरोटिड हो या सबलिंगुअल हो या आपकी सबमेंडिबुलर हो, तीनों की लोकेशन अलग अलग है। चलिए आप जरा फेरिंग्स की बात जो आप कर रहे थे, फेरिंग्स पे सवाल पूछिए जल्दी, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं सर तो नींद मेरा, आ जाएगा ये। सर आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों में फेरिंग्स काम आता है सर। पर सर जब पढ़ते हैं कि खर्राटे क्यों लेते हैं, तो सर उसमें हमेशा टंग और फेरिंग्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक ना एक यूज होता है जो हमारी यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें रात को आ जाता है, जिस कारण से जब हम छोड़ रहे होते हैं सांस, तब उधर से जा रहा होता है, उधर से वाइब्रेशन होते हैं फेरिंग्स में, जिससे हमें आवाज आती है। सर क्या ये सही है? बिल्कुल, कुछ हद तक ये चीजें ठीक हैं, लेकिन वो जो आप जब खराटे लेते हो वहां पे बहुत सारी चीजें और भी हैं। सर फेरिंग्स तो बेसिकली सर फेरिंग्स को होते हैं सर ना। पहले हाँ जी पूछिए। सर फेरिंग्स तो सर बेसिकली इसोफेगस है ना। इसोफेगस के पास प्रेजेंट होता है, अभी दिखाता हूँ लोकेशन, पूछिए। सर थ्रोट भी कहते हैं फेरिंग्स को। नहीं नहीं, थ्रॉट ये आपका पूरा जो रीजन है, अभी आएगा डायग्राम आगे, मैं दिखाता हूँ आपको, जब हम दोबारा देखेंगे तब दिखाऊंगा अभी आपको। ये थ्रॉट, ये आपका पूरा जो रीजन होता है थोरेसिस, ये थ्रॉट रीजन यहीं पे होता है। फेरिंग्स आप जब रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ोगे। फेरिंग्स और इसोफेगस बेसिकली उससे ऊपर की तरफ आपके फूड की एंट्री सही जगह हो, वहां पे अपने रोल प्ले करते हैं। फेरिंग्स हो गया आपका, एपिग्लॉटिस हो गया या ग्लॉटिस रीजन हो गया। वो कैसे करते हैं वो बताऊंगा, अभी आप नीचे मत जाइए। यहाँ फेरिंग्स नाम आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें यहीं खत्म कर दें, जब आगे आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले टूथ और टंग को ओके क्लियर सर। करते हैं, पहले माउथ को क्लियर करते हैं, नहीं तो स्टमक तक, इसोफेगस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे आज भी। ठीक है, सुनिए जरा। हर एक टूथ जो है वो एक, अभी हमने डेंटाइन देखा था, आप लोगों ने डेंटाइन डेंटाइन यहाँ पे पढ़ा था, डेंटाइन बताया था आपको। तो यहाँ, हाँ बिल्कुल, the tooth made up होता है एक bone like substance से, that bone like substance is called the dentine। और ये जो covered होता है एक लेयर से, जिसको हम इनेमल का नाम देते हैं। और इनेमल अभी हमने पढ़ा था कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी यस बॉडी। सर। टीथ एक लिविंग ऑर्गन है, और जिस लिविंग ऑर्गन क्यों है, इसलिए क्योंकि वो एक ब्लड वेसल कंटेन होती है, उसके पास नर्व्स होती हैं, और एक सॉफ्ट रीजन होता है जिसको हम पल्प का नाम देते हैं। Under the dentine in a soft region which is called the pulp region। टीथ आपके कई तरह के होते हैं जो डिजाइन सर एक बार होते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे पल्प शो कर दीजिए। यहाँ पे नहीं है, अभी आगे ये रहा जो टूथ पल्प। अब हाँ, टूथ पल्प है आपका, इसमें दिखाया था, हमने बात की थी अभी। सो हियर इज अ टूथ पल्प। ओके सर। राइट, तो अब टीथ जो डिजाइन होते हैं, जानते हैं आप लोग, कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए फूड को स्मॉलर पीसेस में, हम इनको दो टाइप से पढ़ते हैं। जैसे एक टीथोडोन जो एम्बेडेड होते हैं आपके जॉ बोन में, जो सॉकेट जॉ बोन होती है आपकी, वहां पे थेकोडोन जो है वो आपके एम्बेडेड होते हैं। सर पल्प का यूज होता है? पल्प बेटा ये नर्व्स के साथ नीचे कंटेन कनेक्शन होता है, देखो उसका यहाँ पे आगे जाके। सर यहाँ पर सर सीमेंटम का क्या यूज है या क्या है? सीमेंटम बेटा एक तरीके से मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, ये जो आपका जो पूरा की पूरी जो नर्व्स इनके साथ एसोसिएट होती है, यहाँ इसको कवरिंग दे रही है ये देखो ना, पूरा जो रूट है ये पूरा रूट रीजन है, यहाँ इसको स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाने में ये अपना रोल प्ले करते हैं सारे पार्ट। जिससे कि दांत, आपका पता है, आपका दांत जितना हमें ऊपर एक्चुअली दिखता है उससे कहीं ज्यादा जो है हमारा दांत नीचे होता है, जो रूट, इसलिए बोलते हैं ना रूट में। रूट का काम क्या होता है? रूट एक होती है सर जड़, जैसे आइसबर्ग होते हैं अंटार्कटिका वाले। बिल्कुल। तो ये जितना ज्यादा हमें ऊपर दिखता है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है। और आपके दांत का साइज अच्छा खासा होता है, जब एक निकलता है, एक एडल्ट का जब आप टीथ को निकालेंगे, टूथ को, तो वो निकालने पे हमें एक अच्छा खासा साइज जो है उसका देखने को मिलता है टीथ का। सर दूध कितना के साइज दांत होता है? निकलते हैं सर, तो सर वो कैसे फिट होते हैं जब वो नीचे ज्यादा रहते हैं? तो कहाँ बेटा? सर इसमें दूध के दांत जब निकलते हैं बच्चों के, जब हम, हाँ हाँ हाँ, आगे बोलो।
सर तब कैसे फिट होते हैं और कैसे वो बनते हैं? सब टेम्पररी होते हैं ना बेटा, वो अभी तो परमानेंट उसने स्ट्रक्चर लिया ही नहीं। मैंने कहा जब आप एक एडल्ट के दांत को देखते हो, जब आप एक एडल्ट के टूथ को सर देखते हो, उसमें भी खून निकलता है ना? बहुत लिटिल अमाउंट में, क्योंकि वो आपके जो जॉज, जो मसल्स होती हैं यहाँ पे, जो गम होते हैं, वो कई बार छिल जाते हैं, वो कई बार हट जाते हैं, तो इसलिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती है ना, जब आप इसको अपरूट करोगे यहाँ से, इस रूट में से जब आप इसको अपरूट करोगे, तो अपरूट करने पे ब्लड वेसल्स तो हिलेंगी, और ब्लड वेसल्स हिलेंगी तो बेटा Yes, ब्लड sir. आएगा। और जैसे जिस सर तरह से, इसका जिस मतलब तरह डेड से होते आपके हैं। कोई इंजरी होती है और इंजरी होने पे आपकी कोई टिश्यू वुंड आउट होता है, तो उस टाइम पे जैसे आपके ब्लड वेसल्स में से ब्लड रिलीज होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स में से ब्लड आउट होता है। सर यानी दूध के दांत जो होते हैं उनमें नर्व्स नहीं होती, वो डेड होते हैं। नहीं, दर्द तो होता है वहां पे ही बच्चे, थोड़ा सा दर्द होता है, नर्व्स तो होंगी। नर्व्स ऐसा थोड़ी है कि बाद में बन रही हैं। सर टीथ को जब हम अप्रूव करेंगे तो हमारी नर्व भी तो टूट जाएंगी ना, जो उस टीथ नर्व ऐसे से नहीं, ऐसे कनेक्शन। नहीं, ऐसे टूटती नहीं है, उनका कनेक्शन है, ऐसे और टूटती थोड़ी सर है। फिर नीचे नर्व्स के सर कनेक्शन क्यों, तुरंत मतलब ही कि बन तो फिर जाते तो हैं क्या? वो रूट जो नर्व है वो तो टूट जानी चाहिए ना। नहीं बेटा, ऐसे टूटती थोड़ी है नर्व्स। अभी आप तीनों टाइप्स पढ़ाएंगे ना इनके? हाँ जी, थेकोडोंट, डाइफायोडोंट और सर अगर नर्व टूट गई तो सर बॉडी में ब्लड का कांटेक्ट रुक जाएगा। नहीं, उसमें उसी ब्लड नहीं, टीथ वो से तो टूट बेटा ब्लड जाएंगे। वेसल्स में होता है। आपकी नर्व्स में जो है इम्पल्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल सॉरी सर। स्टिमुलाई। वहां पे ब्लड नहीं, वो स्टिमुलाई का कनेक्शन टूट जाएगा। आपके स्टिमुलाई, आप ठंडा खाने पे सेंसिटिविटी पता लगती है, वो नर्व्स की वजह से पता लगती है। आप वहां के नर्व्स अगर सर डैमेज मैंने हो गए, ब्लड वेसल सोच लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये आपके हेट्रोडोंट हो गए, ठीक है। आपके तीन टाइप आपको देखने को मिलते हैं। थेकोडोंट जो एम्बेडेड होते हैं आपके सॉकेट, आपके जो जॉ बोन होती है उसके अंदर, और आपके जो डाइफायोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट का दो सेट्स होते हैं आपके पूरे। ये जो डाइफायोडोंट की जब हम बात करते हैं, तो ये आपके, सिर्फ जॉ लाइन का मतलब जो भी आपने बताया कि जितना पार्ट नीचे होता है। हाँ, आपका जो जो चिन रीजन होता है, उसके साथ में जो लाइन जा रही है लेफ्ट और राइट में, उसको जॉ लाइन बोलते हैं। दैट इज टू सेट्स ऑफ टीथ। और सर ये डाइकॉन क्या आता है? बेटा ये, दिस इज अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क, जिसको आप दूध के दांत बोलते हो ना, अभी जो पूछ रहे थे बच्चे, Yes, sir. कृष्णा जैसे बोल रहा था, ये Yes, आपके sir. टेम्पररी मिल्क टीथ होते हैं, टेम्पररी मिल्क टीथ होते हैं। थेकोडोंट हमेशा ही सर रहते फिर डेप्लो और जो डेप्लोडोन ये पहले जो से सर नहीं बनते? फर्स्ट वाला है इसके बेटा बारे वन में। बाय वन पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद आप लोग पूछना। मैंने कहा है कि शायद आपका जवाब आपको उसी में मिल जाए। यही जो टेम्पररी मिल्क टीथ होते हैं, यही आगे जाके आपके डाइफायोडोंट जो है, ये परमानेंट टीथ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके सर। सिर्फ तो मतलब ये एक बार फर्स्ट वाला ये बता आपके जो दीजिए। है, ये आपके embedded in a socket of a jawbone। आपकी जॉबोन होती है, दैट इज अ जॉबोन, सॉकेट ऑफ जॉबोन। इसके अंदर जो एम्बेडेड होते हैं आपके, देज आर थेकोडोंट। तो इसके आपका जो, अंदर तो हर ही टीथ एम्बेडेड होता है ना? क्या बेटा? सर जो भी टीथ होगा वो इसी के अंदर तो एम्बेडेड होगा, मतलब हर टीथ थेकोडोंट होता है? ये थेकोडोंट होते हैं आपके, ये वाले, दैट इज अ सॉकेट ऑफ जॉ। ये आपकी पूरी जॉ है, ये इसका सॉकेट है। अब इसमें आप किस तरह से देखते हो, अब यहाँ मतलब पे ये जो आप, स्पेसेस है। हाँ हाँ, यस यस, ठीक है। अब देखिए इसमें, सर दूध के दांत थेकोडोन्स है ना? दूध के दांत डाइफायोडोंट है बेटा। ओके सर। सर वो इन जैसे सर मैंने लिखा है यहाँ स्पेसेस पे, में तो होंगे। बोलते हैं। हाँ बेटा, सर सब इसी में। सर लेकिन जो डाइफोडोंट है वो भी तो थेकोडोंट में ही होंगे, स्पेसेस तो वही है। हाँ इसके, हाँ लेकिन वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आते हैं। आपके सारे दांत इस टाइम थोड़ी आते हैं। आपके जो मॉलर्स हैं वो अभी अभी तक तो आपके कई दांत ऐसे Yes, होंगे sir. मॉलर्स, और आपके जो मॉलर्स होंगे कई, तो वो आपके आए भी नहीं होंगे अभी। आपकी जो अभी एज है, उस एज में मॉलर्स तो अभी आपके आए भी नहीं होंगे, यस है कि सर। नहीं? आपने यूजुअली देखा होगा, आपके जो इंसीजर्स होते हैं या फिर जो कैनाइन होते हैं, यही आपके इनिशियली टूटते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, फील भी किया होगा यस कभी, सर, मोलर्स है ना? नहीं देखे मॉलर्स टूटते। नहीं सर होते, इवन अभी आपके मॉलर्स आए भी नहीं होंगे। सर परमानेंट जो होते हैं डेप्लोडोन, सर वो सर कैसे होते हैं सर, जो परमानेंट होते हैं सर, वो कैसे बनते हैं? बेटा वो तो सही। आपकी आपकी बॉडी में जो इंटरनल बॉडी ग्रोथ है, वो तो उसी का एक पार्ट है ना बच्चे।
आपकी बॉडी सर- में जो इंट्रिंसिक जो ग्रोथ हो रही है उसका एक पार्ट ये भी तो है कि आपके दांत बन रहे हैं, आपके जो टीथ हैं वो टूथ जो है वो डेवलप हो रहे हैं। सर एक बार सॉकेट ऑफ जॉ बता दो। गैप होता है या जो नहीं पहले हमारे से और? दांत हैं सर एक बार सॉकेट ऑफ जॉ बता दो। कृष्णा एक बार सवाल पूरा हो जाने दो फिर सॉकेट ऑफ जो बता दो। बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई, दोबारा पूछो जल्दी से। सॉकेट ऑफ जॉ। सॉकेट ऑफ जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ का मतलब यहाँ पे ये जो थेकोडोंट है आपके, थेकोडोंट को हम क्या बोलते हैं कि जो टूथ आपके एम्बेडेड होते हैं इस जॉ बोन के अंदर। वेयर इज अ जॉ बोन? हियर वी हैव द जॉ बोन। यहाँ ये जो है आपकी ये क्या है, दिस इज द जॉ बोन। यू कैन ऑल्सो टच, यू कैन ऑल्सो फील द जॉ बोन। यहाँ जो आपके टूथ जितने भी जो एम्बेडेड होते हैं, सर जितने भी मोलर होते हैं वो जॉ बोन में होते हाँ बेसिकली ये आपके जो ये, हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये आपके मोलर जो हो गए आपके इसके अंदर एसोसिएटेड है या बनते सर हैं। हमारे जो दांत हो गए वो तो ऐसे 3 टाइप पे हो गए, एक तो हाँ। डाइकॉन्ट हो गए, एक हाँ। थाइकॉन्ट हो गए और एक परमानेंट हो गए। एक होते हैं आपके हेट्रोडोंट। अब देखिए हेट्रोडोंट कैसे होते हैं। हेट्रोडोंट में आपके जो ह्यूमंस हैं उनके पास परमानेंट 32 टीथ होते हैं। इन 32 परमानेंट टीथ का नाम भी हम इनको देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज 32 परमानेंट टीथ। ठीक है, और जिसके 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फिर इन परमानेंट टीथ में 4 आपको डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं ICPM। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अरेंजमेंट जो होता है टीथ का, इनका अपर और लोअर जॉ में होता है ह्यूमन में, और इनका जो ऑर्डर होता है वो यही होता है। इनका जो ऑर्डर होता है वो आपका 2123 अपॉन 2123। ठीक है, ये इनका ऑर्डर होता है। मतलब ऊपर देखो, पहले आपके 2 हो गए, ऊपर भी होते हैं दांत और नीचे भी होते हैं। ये सपोज हाइपोथेटिकली सोचिए आपके नीचे वाले हैं, तो नीचे यहाँ पे 2 जो हो गए आपके 2 इंसीजर हो गए। ठीक है, फिर एक आपका कैनाइन हो गया IC, सी मतलब कितने हो गए, ये आपका हो गया ICPM। उसी तरह से ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका M। तो I कितने हैं? I बोलो 2, सर 2, I कितने? I 2, C कितने हो गए? 1, P कितने हो गए? 2 और M कितने हो गए? 3। देखो M3, फिर देन P होगा यहाँ पे कितने? 2, फिर देखो कैनाइन कितने होगा यहाँ पे? 1 और इंसीजर कितने होगा यहाँ पे आपके? 2। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं 2123 अपॉन 2123। ये आपका डेंटाइन फॉर्मूला होता है। ये आपका एक साइड का है ना बेटे? हाँ ये एक साइड का आपको ऐसे देखने को, एक नीचे देखने को मिलते हैं, इस तरह से ऊपर देखने को मिलते हैं। बट सर ये जो हमारे हेट्रोडॉन है इनमें ही हमारा थैकोडॉन और डाइप्रोकॉन्ड आ जाएगा ना? हाँ जी बेटा, अब आप इसको काउंट करेंगे आज अपने टीथ को। ये आपका डेंटाइन फॉर्मूला बता दो सर। लेकिन ये सिर्फ अगर ऐसे हम देखें नीचे वाले पार्ट में सिर्फ राइट साइड का है ना, अभी लेफ्ट साइड और आएंगे तो हमारे इंसीजर्स 4 हो जाएंगे, कैनाइन 2। तो ये एक साइड का आपका जो है नीचे का आपको देखने को मिल रहा है, देखो। हाँ ठीक है सर, एक बार डेंटाइन फॉर्मूला। हाँ बेटा, डेंटाइन फॉर्मूला जो है आपका, मैंने बोला कि हमारे जो दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो 32 परमानेंट टीथ होते हैं। अभी तो आपके 32 आए भी नहीं होंगे, लेकिन एक बार जरा काउंट जरूर करना आज क्लास के बाद मिरर के सामने खड़े होके देखिएगा जरूर। सर नहीं आए, नहीं आए होंगे, नहीं आए होंगे। अरे भाई नहीं आए, मैंने कब कहा आए हैं? मैंने कहा नहीं आए। अकलदाड़, बिल्कुल ये अकलदाड़ हो गई तुम्हारी। 30 आए हैं सर। इतना बड़ा जॉन होता ना हमारे। भाई पहले क्वेश्चन का जवाब देने दो। सर डेंटाइन फॉर्मूला तो हमारा 426 होना चाहिए ना, क्योंकि एक साइड कैसे और एक साइड कैसे? नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 2123 अपॉन 2123 जो बच्चे। लेकिन अगर हम पूरे लोअर जॉ का अगर लिखेंगे तो 4246 नहीं हो जाएगा सर? नहीं, क्योंकि अगर एक साइड में हाँ नहीं वो अलग है। अभी देखो हम इस तरह से काउंट करते हैं, काउंट करने का तरीका ये है। सर डेंटाइन फॉर्मूले का यूज क्या होता है? डेंटाइन फॉर्मूले का यूज ये है कि आपके जो कैनाइन और इंसीजर है आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है कि कहाँ पे कितने प्रेजेंट है। सर मुझे थैकोडॉन नहीं आया, उसके अलावा सारे समझ आ गए। थैकोडॉन्ट इज नथिंग मच, दिस जस्ट अ सॉकेट ऑफ जॉ। सॉकेट मतलब सॉकेट समझते हो? जैसे आपने बल्ब लगा दिया,
जैसे आपने बल्ब लगाया, बल्ब का एक सर होल्डर गड्ढे। है, गड्ढे, सिंपली आसान भाषा में। तो ये जो आप थेकोडोंट है, ये जो आपके, ये क्या कर रहे हैं आपके, इसमें जो थेकोडोंट कहाँ पे मिलते हैं आपको? थेकोडोंट जो एम्बेडेड होते हैं हमारे, वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर होते हैं। सर वो जो हमारा ये हमारे डाइकोटॉन्ड वाले दांत थे, मतलब कि वो कहाँ पे थे? वो है ना हमारे सॉकेट ऑफ जॉ में। तो कौन से? सर वो जो डाइकोटॉन्ड थे। डाइफायोडोंट। नहीं सर, सर जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो तो छोटे होते होंगे ना इनसे, तब हाँ, भी थेकोडोंट इतने ही होते हैं हमारे, मतलब साइज, थेकोडोंट का साइज हाँ, नहीं बदलता। साइज वेरी करता है। शुरुआत में छोटे बच्चे के दांत अगर आपके घर में कोई हो तो देखना, उसके दांतों का साइज देखना, और अपने दांत, मैंने अभी बोला था ना कि जो ग्रोथ होती है वो जब तक यस एक सर, एडल्ट होते हैं, और उसके बाद भी आपको जो है एडल्ट होने के बाद भी जो ग्रोथ है वो इनकी देखने को मिलती है। थेकोडोंट। यस सर। सर प्रीवियस वाली स्लाइड सर में। डाइफिलोडोंट ही और होते हैं ना, सर दूध के सर दांत और एक सारे नॉर्मल एक वाले। अगर प्रीवियस सब वाली एक साथ स्लाइड बोलोगे तो मुझे कैसे समझ आएगा? सब एक ये साथ डेल्टा बोलोगे इन तो फॉर्मूला सर होता है। एक बार प्रीवियस स्लाइड। एक वर्ड समझ सर आया, प्रीवियस स्लाइड। सर ये थेकोडोंट और ये डिप्लोडोंट, इन दोनों में कंफ्यूजन हो डाइफायोडोंट, गई। नॉट डिप्लोडोंट, इट्स अ डाइफायोडोंट। सर डाइफाइलियोडोंट जो है सर, ये दूध के दांत और दूध के परमानेंट दांत दोनों होते हैं होते हैं ना। वो। आगे जाके डाइफायोडोंट, उसको हम टेम्पररी मिल्क टीथ बोलते हैं, राइट? दो सेट्स होते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो। दो। तो टू। डाई मीन्स टू। तो इसके दो सेट होते हैं। एक सेट वो जब आप छोटे बच्चे होते हो, जब आपके दांतें निकलते हैं, जिसको आप टेम्पररी या फिर मिल्क टीथ बोलते हो। बाद में यही टीथ जो है आगे जाके परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको डाइफायोडोंट, यानी फायोडोंट मतलब जो आपके दांतों से रिलेटेड है, और डाई मतलब दो सेट जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। सर तो ओवरलैप ये करते जो रह सारी चीजें परमानेंट हैं बस वाला में। है ये हमारा फर्स्ट वाले ये होगा। सर परमानेंट टीथ जो होते हैं, जब हमारे दूध के दांत निकल रहे होते हैं परमानेंट के, तो सर और ये जो पीछे परमानेंट। वाले हैं आपके, ये जो पीछे वाले हैं, दीज आर द थेकोडोंट। पहले ये डेल्टा निकलते इन हैं या फिर फॉर्मूला होता है। पहले ये वाले आते हैं? पहले मुझे बताओ, पहले डाइफायोडोंट आएंगे या फिर पहले थेकोडोंट आएंगे? सर डाइफायोडोंट। सर डाइफायोडोंट। करेक्ट, करेक्ट। तो अब जिसको डाउट था डाइफायोडोंट और थेकोडोंट में, वो क्लियर हुआ? सर मेरे को डाइफोडेंट अब आ गया, डेल्टा इन लेकिन अब ये फॉर्मूला बताना। थाइकोडोंट वाला जो है, ये वाला जो होता है डाइफोडोंट वाला, ये हमारा कन्वर्ट होता है थाइकोडोंट में, मतलब। परमानेंट टीथ में बेटा, सर मैं थाइकोडोंट में। पूछूं, तो सब परमानेंट थाइकोडोंट में जो है नहीं। वही तो हमारे ये हो गए ना, थाइडोडोंट। हेट्रोडोंट हुए ना वो, ये तो दूध के दांत है। सर जो हमारे हेट्रोडोंट होते हैं फर्स्ट वाले हैं, परमानेंट। जो हमारे हेट्रोडोंट का फर्स्ट। मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ओके सर। सर ये तो पूरा हो गया सेट है ना, सर और जो हमारा हेट्रोडोंट के जो आपने लिए डाइफो वाला समझाया वो भी समझ आ गया। एक बार फर्स्ट वाला बता दो एक बार। फर्स्ट वाला बताया सर मैंने कि सर आपने हेट्रो का मतलब तो सर वो बताया था न्यूट्रिशन में कुछ और। वो डिपेंडेंट ऑन नहीं अदर, सर, है ना? वो सर बताया एक था, बार लेकिन मुझे, यहाँ जो दूसरा है, यहाँ पे वो डिफरेंट शो कर रहा है। हेट्रोडोंट जो होते हैं सर, जब डाइफायोडोंट हट रहे होते हैं तो सर उसमें पहले से ही हाइड्रोडोंट्स होते हैं। सर वो कैसे होते हैं? क्या उनके नीचे पहले से गैप होता है या नहीं? कहाँ पे बेटा? सर मतलब जब दूध के दांत निकल रहे होते हैं तो सर उनके अंदर पहले ही बता पहले जो देते हैं कि आपके जो, तुम्हारे परमानेंट। हाँ, जो पहले जो आपके दूध के दांत निकल रहे होते हैं, ये पहले प्लेस बनाते हैं अपना। जब वो प्लेस बनता है तो वो परमानेंट नहीं होते उस टाइम पे, फिर वो रिप्लेस होते हैं ओके इसमें सर। परमानेंट टीथ के अंदर। पहले जगह बनाई जाती है, पहले बेस बनता है उन दांतों से, उन सॉकेट के अंदर। सर जो हमारे उसके बाद वो परमानेंट कन्वर्ट टीथ होते है, हैं परमानेंट टीथ के अंदर। सर आपने सर एक अभी जो बार हमारे डेल्टा इन फॉर्मूला परमानेंट, बता दो। टू टाइप बताए हैं। एक टाइप तो हमारे टेम्पररी मिल्क वाले हो गए, सर दूसरा टाइप क्या होता है? जो टेम्पररी है बेटा पहले, और बाद में जो परमानेंट में चेंज हुए। परमानेंट। तो मतलब जो हेट्रोडोंट है वो डाइफोडोंट का टाइप है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमें जो डिफरेंट टाइप के टीज देखने को मिल रहे हैं वो एक्चुअली है क्या हमारे? वो हमारे डाइफोडोंट्स डिफरेंट का टाइप टाइप के सारे आईसीपीएम, ये सारे हमारे हेट्रोडोंट के अंदर आए नहीं, थे, तो उसी से रिलेट कर रहे हैं। यस बिल्कुल सर। मतलब सर जो हमारा डाइफोटोम है वो हमारा हेट्रोडोन में आएगा, मतलब। आएगा नहीं, हमने उसको टाइप ही अलग रख दिया हेट्रोडोंट को। सर सारे ये एक जैसे से ही तो हैं। एक्चुअली नो, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे आर नॉट सेम। जितने भी जो आप, अगर ऐसा होता तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल देता कि भाई ये एक हो गया, दो हो गया, ये एक हो गया और इसके सब टाइप्स हो गए।
मैंने ऐसे कहाँ बोला, मैंने तो, हमने तो 3 अलग अलग पार्ट्स में स्टडी की है कि 1, 2 और 3 स्टेप बाय यस सर। स्टेप तो मैं एक्चुअली वो बन जो कैसे रहे हैं वो, जिस तरह ये से पूछ बन रही रहे हूँ हैं उस तरह से उसकी स्टडी कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि डाइफोडोंट ही जो है वो हेट्रोडोंट है? मतलब कि जो हमारा डाइफोडोंट है उसमें जो सेकंड वाला परमानेंट है वो हमारा हेट्रोडोंट में भी आ सकता आ सकता है ना? सर और सर वो जो और सर फर्स्ट वाला है टेकोडोन भी वो कौन से दांत होते हैं? वो आपके सॉकेट ऑफ जॉ के अंदर आते हैं, जिसको हम थेकोडोंट बोलते हैं। ये रहे आपके वो फर्स्ट वाले। सर तो ये फिर सर ऐसा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थाइकोडोंट और डेफ्लोडोंट का दोनों जगह जो सेट है वो हमारा हेट्रोडोंट है। यस सर, उसके परमानेंट वाला, लेकिन वो परमानेंट वाला बात बात सर यस सर। जब तो दोनों डाइफोडोंट मिला के हेटेरोडोंटी बनाएंगे ना। आगे जाके। सर जब ओके सर। जब डाइफोडोंट्स के दो फॉर्म होते हैं, मतलब दो टाइप, मतलब एक तो हो गए टेम्परेरी मिल्क, एक हो गए परमानेंट। पर फिर आप कह रहे हैं कि परमानेंट जो है वो हेट्रोडोंट्स होते हैं, तो सर इसका मतलब फिर हमने उसमें सेकंड टाइप रखा ही क्यों है? देखो ये तो जब ओरिजिन हुआ है धीरे धीरे, जैसे जैसे फंक्शनिंग पता लगी है, जैसे जैसे हाँ, रिसर्च हुई है, ये तो उसका हाँ। पार्ट है ना। नहीं नहीं, मतलब जो उसके परमानेंट टीथ है उसमें हाँ, सिर्फ हम टीथ्स को ले रहे हैं और हेट्रोडोंट्स में हम थेकोडोंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। देखो बेटा, हम डेसिडस जो, सॉरी नॉट डेसिडस, इट्स डाइफोडोंट। जब हम डाइफोडोंट की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? हमने बोला कि इसमें 2 सेट्स हमें टीथ के देखने को मिले। यहाँ पे जो हम्म हमने बात की, फाइनल सुन लो। हम्म हमने बोला यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ टीथ जो है हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द हम्म लाइफ, पूरी लाइफ में। पूरी हम्म लाइफ में हमें 2 तरह के देखने को मिलते हैं। एक हम्म इनिशियली जो बनते हैं वो होते हैं हम्म टेम्पररी मिल्क। हम्म जब ये निकल जाते हैं तो ये हम्म। रिप्लेस होते हैं बाय अ सेट ऑफ परमानेंट अडल्ट टीथ में। और अच्छा। ठीक है, ये रिप्लेस हुए, इसमें मैंने एरो बनाया यहाँ पे, देखो मैंने बताया था कि ये परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीट ये, कन- हाँ हाँ, बन जाते हैं उसमें, ठीक है। पर फिर हेट्रोडॉप्स और फिर इन परमानेंट वालों में डिफरेंस क्या होता है? बेटा वही तो, उन्हीं के तो हम हेट्रोडोंट बोलते हैं, इन परमानेंट वालों को आगे जाके, क्योंकि हम अच्छा, इसमें तो मतलब कुछ डिफरेंट फर्क टाइप नहीं होता, वो तो बस उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि नाम दो दिया टाइप है। होते हेट्रो हैं। हेट्रो इसलिए बोला क्योंकि अलग अलग टाइप्स हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। उसमें नहीं मिलता अलग टाइप टेम्पररी बेटा में? वो एक अलग टर्म है, वहां हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले परमानेंट थोड़ी बने, पहले डायरेक्ट हम्म परमानेंट थोड़ी आ गए, पहले टेम्पररी मिल्क ने अपनी जगह बनाई, टेम्पररी मिल्क फिर हम्म ब्रेक हुए, टूटे, टूटने के बाद जो दोबारा से आते हैं, एक हम्म एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, एक हम्म सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, उस लिविंग के, उस ह्यूमन के लाइफ स्पैन में जब वो हम्म। परमानेंट बनते हैं तो उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। फिर जब हम परमानेंट टीथ देखते हैं तो वो हमें अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, जिसको हम हेटेरोडोंट का नाम देते हैं। ओके सर, और सर एक डाउट और था। सर जो टेम्पररी और टीथ होते हैं वो मतलब मोल, उसमें प्रीमोलर, कैनाइन एंड सीजर्स, ये तीनों ही हाँ हमारे टेम्पररी होते हैं हाँ या बेटा, फिर? बस इंसीजर नहीं, मोलर्स नहीं आते, अभी तो मोलर्स अभी आए नहीं, प्री मोलर्स और कैनाइन और इंसीजर ज्यादातर सारे आप होते देखोगे कि आपके इंसीजर और कैनाइन ज्यादा आप देखते हो, इंसीजर और यस कैनाइन सर। हैं तो मतलब ज्यादातर। यस सर सर। प्रीमोलर्स सर इतने मेरा ये नहीं डाउट है, होते सर यार, हेट्रोडोंट जो कंप्लीट है कर दिया। देखो एक बारी में अगर 2-3 लोग बोलोगे तो सर मेरी को मैं भी समझ बोलूं, नहीं आएगा। पहले सर अभी मैं कुछ बोलूं। कोई और पूछ रहा था आपसे, पहले रुको। यस ओके सर। सर मतलब प्रीमोलर्स अभी टेम्पररी में इतने आते नहीं है, हाँ वो आप, क्योंकि बेटा सीधा। ये एक परमानेंट जगह लेने की तैयारी करते हैं धीरे धीरे, तो ये ऐसा ओके। नहीं है कि नहीं टूटते, ये भी टूटते हैं। और ये हम्म तो खैर आपके आते ही नहीं है ज्यादातर, मैंने कहा ज्यादातर हम्म जो है आपके इंसीजर और कैनाइन होते हैं, क्योंकि आप इनसे ज्यादा चीजों को चुई करने का, खींचने का, इनको पकड़ने यस का, ग्रिप करने का काम करते हो इन दोनों से। सर मोलर्स हमारी किस एज में आते हैं? मॉलर्स बेटा आपके जब आप एडल्ट एज में आ जाओगे उसके बाद आते हैं। 18+? हाँ हाँ, सर ओके सर। निकलवाने भी पड़ते हैं ना कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों का जॉ बड़ा नहीं होता इतना। निकलवाने पड़ते सर हैं। यस सर। अच्छा, वो तो सर निकलवाने अंदर तब का, भी सर एक पड़ सकते हैं डाउट जब है। कई बार कैविटी हो जाए तब भी। हाँ बेटा डाउट पूछो बच्चे। सर कुछ तीत ऐसे भी होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार उगते हैं। सर बिल्कुल उन तीत को क्या कहते हैं? बेटा, ये आपके परमानेंट टीथ जैसे मॉलर्स जो होते हैं वो, सर कुछ जो स्पेसिफिक मॉलर्स, जो नेम नहीं है, मॉलर्स बस सर परमानेंट ही। यहाँ जैसे पे सर सारे सर वो परमानेंट टीथ टीथ एक ही खाते कौन हैं जैसे से सर। होते आते हैं? हैं? सर वो जो तीत सब होंगे जो सब लाइफ लोग टाइम में एक एक साइड ही बार। बोलोगे तो मेरे को कैसे समझ आएगा। हाँ सॉरी बोलो सर। बेटा। सर जो हम्म यस सर, सर जो तीत जो लाइफ टाइम में एक ही बार उगते हैं, सर हम्म उसको भी हम
डाइफेरडोंट में डाल सकते हैं, मतलब उसके कैटेगरी में? बेटा उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, उसके लिए जो वर्ड आएगा वो परमानेंट टीथ आएगा, और सर परमानेंट टीथ को हम एडल्ट टीथ का नाम देते हैं। सर ओके। तो और परमानेंट टीथ जो आपने सर पढ़े, वो आपने हेट्रोडोंट जो में और आएंगे। आपने हाँ आपने जो परमानेंट टीथ पढ़े आपने उनको डाइफेरडोंट की लिस्ट में डाला था। सर एक बार वो हेट्रोडोन बता हेट्रोडोंट में दो, ही आएंगे ना वो। सर एक बार हेट्रोडोन बता दो। सर ये जो हेट्रोडोंट बेटा आपके फिगर है, आईसीपीएम हाइड्रोडोंट होते हैं। सर हेट्रोडोंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं। सर डाइफेरडोंट्स में जो होते हैं, डाइफेरडोंट्स वो दो में टाइप के सर होते हैं आपके, परमानेंट और सिंपल, या सर सिंपल जो कह ये सकते हैं या फिर जो परमानेंट इनिशियली जो टीथ बनते हैं उसमें सर डाइफेरडोंट। ये जो हेट्रोडोंट्स हमें नहीं होते फिगर शो, के दांत में, कैनाइंस और ये सब नहीं होते क्या? किसमें बेटा, किसमें? सर हेट्रोडोंट्स नहीं होते क्या कौन से? डाइफेरडोंट्स में, दूध के दांत में? नहीं वो बात नहीं, वो एक्चुअली बाद में जो बन रहे हैं, जब वो परमानेंट बन रहे हैं तब हम उनको बोल रहे हैं, जब वो सर आपकी परमानेंट स्क्रीन रुक गई। हम सर आपकी पीपीटी शो हो रही है। सर आ रही है। सर आ सर रही आ है। रही सर है। आज सर नहीं सर आ आ रही, रही है सर, सर वो आ नहीं रही आ है। रही किसी सर। दूसरे बच्चे सर ने नहीं स्क्रीन आ रही। शेयर सर नहीं आ रही सर सर, किसी ने शेयर करी होगी सर, पिन नहीं करा हुआ इन सर बच्चों ने। बीच में सर करी थी शेयर। सर किसने बीच में शेयर की जैद थी? की स्क्रीन शेयर हुई थी। सर पिन सर करने अभी के तो बोल है, दो, सर आ अभी जाएगी। क्लियर है। ये ऐसे कैसे हो गया भाई? सर स्क्रीन तो आ रही है पर इसको निकालना पड़ेगा वापस जाके, मतलब पिन करना पड़ेगा। चलिए यस कोई सर। नहीं, आप सुनिए, आप देखिए, अब आपके जो भी डाउट्स होंगे अब आप लोग उसको लिखे रखना जहां तक आपने पढ़ा है, और अब हम उसको लेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। यहाँ तक आप ओके लोग सर। पढ़ के रखना, और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे टंग से, ठीक है? टंग में फिर आपका इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और कोशिश करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर दूं। हमें ऐसा करना चाहिए कि जो डाउट्स होते हैं वो आप बीच में ना पूछें, अगर आप बीच में ऐसे डाउट्स लेते रहेंगे तो वो कभी भी हम टॉपिक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? ओके सर। तो बच्चों ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट जरूर आपका कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हुआ सारा सबका? यस सर। यस चलिए, सर। यस सर। यस सर। यस तो सर। आज के थैंक यू लिए इतना सर, ही। गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय गुड टू ऑल इवनिंग ऑफ सर, यू, टेक थैंक यू। केयर, गुड गुड इवनिंग। अब इवनिंग मिलता हूँ सर, आप बाय लोगों सर। से नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। Good evening to everyone. All the best. Take care. गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग सर, evening, Ji. बाय Good सर, evening, बाय। everyone. Take care. Good evening, बाय Ji. बाय। बाय एवरीवन।